हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का क्विक रिवीजन। यानी इसी एक वीडियो के अंदर ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे और साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ से किस लाइन से किस ईयर में नीट में क्वेश्चन आ चुका है। साथ के साथ में प्योर NCERT बेस्ड यह रहने वाला है। ओके, अगर इस चैप्टर का वेटेज की बात करें तो इस चैप्टर का वेटेज जो है वो 1 to 2 क्वेश्चन है। जनरली 1 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर हम इस यूनिट की बात करें प्लांट फिजियोलॉजी की, तो इस यूनिट के अंदर 5 चैप्टर है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और आपको पता है कि जैसे ही कोई यूनिट स्टार्ट होती है तो वहाँ पे हर बार एक साइंटिस्ट जो है उनके बारे में एक पैरा दिया होता है, और वैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है। बट इसमें ये ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो इसको स्टडी नहीं कर सकते हैं, और मैं आपको बता भी चुका हूँ कि यहाँ से 2 बार क्वेश्चन आ भी चुके हैं अलग अलग साइंटिस्ट से, 2016 और 2019 में। आज जो साइंटिस्ट दिए हुए हैं वो है मेल्विन केल्विन। तो मेल्विन केल्विन का जो बॉर्न हुए थे वो कब हुए थे? अप्रैल 1911 में। और कौन सी सिटी में? माइनस्टोनिया में। जो माइनस्टो है सिटी जो है वो यूएस के अंदर रहती है। इन्होंने जो PhD की थी वो केमिस्ट्री के अंदर की थी, वो थी यूनिवर्सिटी ऑफ माइनस्टो के अंदर ही। इसके अलावा जो है इन्होंने सर्विस की थी वो प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री में लगे थे। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर, बर्कले के अंदर। ओके, अब जैसे आपको ये भी पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, वहां पर हुआ था हिरोशिमा नागासाकी के अंदर बॉम्बिंग, जहां पे जो है वो एटॉमिक बॉम्ब डाले गए थे। तो इससे ये तो सभी को पता चल गया था कि जो रेडियो एक्टिव होती है उसका बहुत ज़्यादा इल इफेक्ट हो सकता है। बट वहीं पर मेल्विन केल्विन ने ये सोचा कि उसका हम बेनिफिशियल यूज जो है वो कहाँ पर कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, ही अलोंग विद J.A. बासम, जो J.A. बासम एक अलग साइंटिस्ट थे, उनके साथ में मेल्विन केल्विन ने मिलकर क्या किया कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, जहां पर जो है वो शुगर एंड अदर सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर, उसके बारे में वो स्टडी कर रहे थे। और वो स्टडी करते हुए ये तो पता चल चुका था कि जो शुगर वगैरह और अदर सब्सटेंस फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनते हैं वो किससे बनते हैं? वो मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स वगैरह से मिलकर बनते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, जो CO2 दे रहे थे उसका आइसोटोप चेंज कर दिया और वहां पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया, जो कौन सा था? C14। यानी उन्होंने C14 का यूज किया। अब इससे क्या हुआ? इससे उन्हें ये पता चल गया कि जो आपकी लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट होती है, ओके, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्गेनाइज्ड एरे ऑफ पिगमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, जो पिगमेंट है उनके अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो एक स्पेसिफिक पाथवे के अंदर चलता है और वो लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और जब इन्होंने ये पाथवे पूरा मैप कर दिया, किसकी वजह से? जो इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया था कार्बन का, उसकी वजह से। तो उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला कब? 1961 के अंदर। क्लियर है? अब यहाँ पर एक लेटेस्ट में यह के यूज होता है, जो लेटेस्ट प्रोसेस होता है उसमें यहाँ पर इसका क्या यूज होता है? द प्रिंसिपल ऑफ फोटोसिंथेसिस एस्टेब्लिश्ड बाय केल्विन are at present being used in studies on renewable resources of energy। जो renewable resource of energy है उसके टाइम पे आज भी इनकी स्टडी यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल दिया है द मटेरियल एंड बेसिक स्टडी इन सोलर एनर्जी रिसर्च। तो सोलर सिस्टम आपको भी पता है कि वो भी क्या होता है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। तो वहाँ पर भी जो है इन्होंने जो स्टडी की थी उसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। क्लियर है? अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ में। चैप्टर हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। नाम में ही पता चल रहा है ट्रांसपोर्ट, यानी कोई ना कोई चीज़ जो है वो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होगा वन जगह से एक जगह से दूसरी जगह। ओके, तो यहाँ पर देखो यही सब कुछ पहले पैराग्राफ में वही बेसिक चीज़ें दे होती है। यू हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर रीचेज द टॉप ऑफ द टॉल ट्री पौधे द मैटर हाउ मच दे सब्सटेंस मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ये सब कुछ इन्होंने बताया है। अब यहाँ पे ये इन्होंने एक चीज़ ये बोली है कि जो प्लांट्स होते हैं नीड टू मूव मॉलिक्यूल ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस मच मोर द एनिमल्स डू। यानी जितना एनिमल्स को कवर करना होता है उससे ज़्यादा डिस्टेंस जो वो प्लांट्स कवर करते हैं। क्योंकि आप भी देखते हो कि ह्यूमन की हाइट से बहुत ज़्यादा हाइट तक जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा दे डू नॉट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम इन द प्लेस। इसके अलावा जैसे एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो भी इनके पास नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें होगी? आपको पता है कि जो रूट्स होती है, रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती है और उसको टिप तक पहुंचाना पड़ता है। जहाँ पे बिल्कुल टिप पर जहाँ पे स्टेम ग्रो कर रही है वहाँ तक उस वाटर को पहुंचाना पड़ता है। इसके अलावा जब फोटोसिंथेसिस हो जाती है, जो फूड सिंथेसाइज होता है, जो लीव्स फोटोसिंथेसाइज करती है, उस फूड को भी रूट की बिल्कुल टिप तक पहुँचाना पड़ता है। यानी बहुत ज़्यादा जो है
वो मटेरियल को इधर से उधर पहुंचाना पड़ता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो मटेरियल होता है उसको विद इन द सेल भी जो है उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये सब कुछ कैसे हो पाता है, यानी अक्रॉस द मेम्ब्रेन भी कर सकता है, फ्रॉम सेल टू सेल विद इन द टिश्यू के अंदर भी इनको ट्रांसफर करना पड़ सकता है। तो यानी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मतलब छोटा जो है वो भी मूवमेंट करनी पड़ती है और काफ़ी लॉन्ग मूवमेंट भी करनी पड़ती है। तो वन वुड हैव टू रिकलेक्ट वन बेसिक नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, एनाटॉमी ऑफ द प्लांट बॉडी। तो ये सबको समझने के लिए आपको जो एनाटॉमी ऑफ द प्लांट बॉडी है वो चैप्टर भी आना चाहिए, और जो सेल वाला पढ़ के आए हैं वो चैप्टर भी आना चाहिए, इसीलिए वो चैप्टर इससे पहले करवाए गए हैं। क्लियर है। अब हम चलते हैं कि यहाँ पर जो है वो कैसे करेंगे, मतलब कौन सी चीज़ होगी जिसके द्वारा हम इतना सारा जो न्यूट्रिएंट्स जो वगैरह सब कुछ है वो ट्रांसफर करेंगे। इन ए फ्लावरिंग प्लांट द सब्सटेंस दैट वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड, कौन कौन से जो है वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ओवर स्मॉल डिस्टेंस कौन से होते हैं, ओवर स्मॉल डिस्टेंस सब्सटेंस मूव बाय डिफ्यूजन। तो जो सिंपल है, जो आसपास जो मूवमेंट होती है वो तो डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएगी, ये तो इन्होंने बता दिया, बट लॉन्ग का अभी भी नहीं बताया। बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम सप्लीमेंट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, द ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, बट जो ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस में करेंगे हम उसके लिए प्रोसीड थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम, और उसके लिए होता है वेस्कुलर सिस्टम यानी जाइलम एंड फ्लोएम, और इनको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसलोकेशन। जहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं हम लोअर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द जाइलम और फ्लोएम, वो कहलाता है ट्रांसलोकेशन। क्लियर हो गया। ओके अब यहाँ पे आप ये भी पता है कि जो रूटेड प्लांट्स होती है वहाँ पे जो जाइलम होती है वो जनरली वाटर एंड मिनरल्स जो होती है उसको ट्रांसपोर्ट करती है, और वो होता है आपका यूनी डायरेक्शनल। क्यों, क्योंकि रूट से सीधा आपको लीफ तक जो है वो वाटर को लेके जाना है, हर बार रूट से लीफ तक वाटर को लेके जाना है, तो केवल यूनी डायरेक्शनल। बट ऑर्गेनिक और या फिर मिनरल न्यूट्रिशन जो होते हैं वो मल्टी डायरेक्शनल चलते हैं। क्यों चलते हैं वो ऐसा, क्योंकि देखिए जो आपका मटेरियल है उसको री एक्सपोर्ट भी करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए उनको पहले हम स्टोरेज करेंगे, मान लीजिए लीफ से जो है वो फूड बना और एक फ्रूट में स्टोर हो गया, फिर जो है उसको वापस री एक्सपोर्ट भी करना पड़ सकता है। देखिए लिखा है द मिनरल न्यूट्रिशन आर टेकन अप बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड इनटू द स्टेम, लीव्स एंड ग्रोविंग रीजन व्हेन एनी प्लांट अंडरगो सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब ओल्ड स्टेज में चला गया है, जब वहां पे लीफ वगैरह गिरने वाली है। Nutrients may be withdraw from such region and move to the growing part, तो वहां से भी कुछ न्यूट्रिएंट्स को निकाल कर जो ग्रोविंग पार्ट है वहां पर भी हम भेज सकते हैं। सभी एलिमेंट्स, सभी जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, सभी जो मिनरल्स वगैरह वो नहीं जा सकते, कुछ एक जो है उनको हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा हार्मोन और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वगैरह अदर केमिकल सब्सटेंस जो है उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब एक एक करके हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर सबसे पहला आता है आपका डिफ्यूजन आता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन आता है, और इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है। ओके एक एक करके बात करते हैं, फिर इनका कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले डिफ्यूजन की बात करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ डिफ्यूजन इज पैसिव, यानी यहाँ पे कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ये कहाँ से हो सकती है, एंड मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर, यानी सेल के अंदर हो सकती है, एक पार्ट से अलग पार्ट में, सेल टू सेल हो सकती है, या फिर शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर हो सकती है, या फिर इंटरसेलुलर स्पेस टू द लीफ टू द आउटसाइड, यानी लीफ का जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहां से आउटसाइड जैसे गैसेस वगैरह को रिलीज किया जाता है लीफ से आउटसाइड, उस टाइप में भी डिफ्यूजन होती है। अब मैं बता चुका हूं कि पैसिव है, तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब यहाँ पे जो डिफ्यूजन के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी रैंडम चलते हैं। ओके मॉलिक्यूल्स मूव इन ए रैंडम फैशन, कोई भी एक ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर चलेंगे, बट नेट रिजल्ट क्या होता है इनका, the net result being substance move from region of higher concentration to region of lower concentration। मतलब एक जगह अगर 10 मॉलिक्यूल है ओके, और एक जगह केवल जो है वो 2 मॉलिक्यूल है, तो 10 से 2 की तरफ जाएंगे, यानी हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन जाएंगे जब तक इक्वल ना हो जाए 5-5। तो इस टाइप से इनकी मूवमेंट होती है। अब क्योंकि ये पैसिव मूवमेंट है तो यहाँ पे ये बहुत ही स्लो होता है, और ये कोई भी लिविंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये है कि यहाँ पे ये नॉन लिविंग के अंदर भी डिफ्यूजन देखने को मिल सकता है। डिफ्यूजन जो होता है वो गैसेस में और लिक्विड्स में सबसे ज़्यादा होता है, बट डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर लाइकली रेदर देन ऑफ सॉलिड। मतलब डिफ्यूजन सॉलिड के अंदर ज़्यादा मिलेगा रेदर देन सॉलिड का डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आलमंड है, ओके आलमंड को अगर आप वाटर में रखते हो, आलमंड को अगर वाटर में रखते हो तो वाटर की मूवमेंट अंदर हो जाएगी, बाहर नहीं होगी, वो इम्बिबिशन प्रोसेस कहलाता है उस टाइप से। क्लियर है। आगे लिखा डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट सिंस इज द ओनली मीन्स
फॉर गैसियस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी। यानी आपसे नीट में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच इज द ओनली मीन फॉर गैसियस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी। तो गैसियस का अगर कोई भी विद इन द प्लांट बॉडी है तो वो केवल और केवल डिफ्यूजन है। इस टाइप का आपको याद रखना पड़ता है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर भी जो डिफ्यूजन है वो बहुत सारी चीजों से अफेक्ट हो सकता है। तो डिफ्यूजन रेट्स आर अफेक्टेड, कौन कौन सी चीजें? सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कितनी कंसंट्रेशन किस साइड पे है। परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देन, यानी जो मेम्ब्रेन जो उनको सेपरेट कर रही है उसकी परमिएबिलिटी कितनी है। थर्ड है टेम्परेचर एंड फोर्थ है प्रेशर पे भी डिपेंड कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैसिलेटेड डिफ्यूजन का। अब फैसिलेटेड डिफ्यूजन क्या होती है? जनरली डिफ्यूजन हो जाती है, बट आप ये समझिए कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो कि आपके डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये बात करते हैं द डिफ्यूजन रेट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सब्सटेंस। जो डिफ्यूजन रेट होता है वो साइज ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली जो स्मॉलर सब्सटेंस होंगे वो फास्टर डिफ्यूज हो जाएंगे, ये तो हमें पता है। इसके अलावा क्या डिपेंड कर रहा था, जैसे हमने अभी बात की थी कि जो मेम्ब्रेन जो उनको सेपरेट कर रही है मॉलिक्यूल को, उसकी परमिएबिलिटी पर भी डिपेंड करती है और उसकी सोल्यूबिलिटी पर भी डिपेंड कर सकती है। अब मान लीजिए कि लिपिड्स के अंदर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जो सोल्यूबल नहीं है। द मेजर कंस्टिट्यूएंट द मेंबर जो है वो लिपिड्स होती है। अब लिपिड्स के अंदर सोल्यूबिलिटी है या नहीं है, वो उसको पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस पे डिपेंड हो सकती है। तो जो सब्सटेंस सोल्यूबल इन लिपिड डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर, तो वो सब्सटेंस जो लिपिड के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं, सोल्यूबल हो सकते हैं, वो बहुत जल्दी जो है वो डिफ्यूज हो जाएंगे। बट सब्सटेंस दैट हैव हाइड्रोफिलिक मोइटी फाइंड इट डिफिकल्ट पास थ्रू द मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन है जहाँ पे लिपिड्स है वहाँ पे हाइड्रोफिलिक वाले जो है वो पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो टेल होती है वो हाइड्रोफिलिक नहीं होती। तो इस टाइप से वो मोमेंट में पास नहीं कर पाएंगे, तो उनकी हेल्प कोई ना कोई तो करेगा, उनको फैसिलिटी कोई ना कोई तो प्रोवाइड करेगा। और वो जो वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होती है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है डिफ्यूजन के लिए। तो इसे आप मान सकते हो कि वो फैसिलेटेड है। लिखा देखो, मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोवाइड द साइट एट विच सच मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो यानी जो हाइड्रोफिलिक मोइटी वाले सब्सटेंस है उनको जो प्रोटीन होती है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो मॉलिक्यूल को क्रॉस कराने में हेल्प करती है। They do not set up a concentration gradient. A concentration gradient must already be present. जो प्रोटीन है वहां पर ऑलरेडी, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बताएगी। मतलब ऐसा नहीं कि हायर कंसंट्रेशन एक साइड बना देगी या फिर एक साइड लोअर बना देगी, वो काम नहीं है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑलरेडी अपीयर होना चाहिए, मतलब एक साइड हायर कंसंट्रेशन एंड सेकंड साइड लोअर कंसंट्रेशन होनी चाहिए। वो केवल मॉलिक्यूल को जैसे डिफ्यूजन होता है वैसे ही पास करेंगे, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन कभी नहीं जाएंगे वो। क्लियर है? ये इन्होंने बताने की कोशिश की। ए कंसंट्रेशन मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर मॉलिक्यूल टू डिफ्यूज इवन इफ द फैसिलिटेड बाय द प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। अब क्यों नहीं जाएंगे ये देखो, अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इन फैसिलिटी डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन हेल्प मूव सब्सटेंस अक्रॉस द विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी एनर्जी। या भी यहाँ पर भी कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी पैसिव प्रोसेस है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन कैन नॉट कॉज नेट ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम ए लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में ये भी नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो केवल एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये काम कर सकता है। अब यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंस आती है जो सिंपल डिफ्यूजन से थोड़े से अलग है। क्या है देखो, क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्रोटीन लग रही है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है। तो यहाँ पे देखिए, ट्रांसपोर्ट रेट रीच मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आर बीइंग यूज्ड। यानी जब सारी प्रोटीन यूज हो रही है, सभी की सभी प्रोटीन जो है वो मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करने में लगी हुई है, तो उस टाइम पे एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। उसके अलावा और प्रोटीन नहीं है, तो इसके अलावा और भी चीजें हो सकती है। यहाँ पर क्योंकि प्रोटीन है तो यहाँ पर डिफ्यूजन जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक होगा। अब स्पेसिफिक क्यों होगा, देखिए, इट अलाउ सेल टू सेलेक्ट अप सब्सटेंस फॉर अपटेक, इट इज सेंसिटिव टू इनिबिटर। क्योंकि प्रोटीन है और प्रोटीन में कोई ऐसे इनिबिटर भी आ सकते हैं जो उस प्रोटीन को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, उस साइड चेन को ब्लॉक कर देंगे, तो उसकी वजह से भी वो काफी सेंसिटिव हो जाती है। क्लियर हो गया? ये सब चीजें थी जो हमें याद रखना है। एक तो ये है कि यहाँ पे सैचुरेशन आ सकता है, इनहिबिटर भी आ सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, यहाँ पर भी ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। जब हम इनके कंपैरिजन करेंगे तो आपको दोबारा से ये चीजें देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं जो प्रोटीन्स चैनल्स होते हैं, द प्रोटीन्स फ्रॉम चैनल इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू। जहां से जिस चैनल से जो है वो प्रोटीन पास होते हैं, वो चैनल आपके बड़े भी हो सकते हैं, साइज में डिपेंड भी करता है। सम चैनल आर ऑलवेज ओपन। अब कुछ ऐसे चैनल होते हैं जो हमेशा ओपन रहते हैं, मतलब वो जो प्रोटीन होगी वो हमेशा मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करवा देगी। अदर कैन बी कंट्रोल, कुछ ऐसी प्रोटीन होगी जो कंट्रोल करेगी।
सम आर लार्ज, कुछ ऐसी होगी जो बहुत लार्ज प्रोटीन होगी, अलाउिंग ए वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल टू क्रॉस, और ये ऐसी बहुत लार्ज प्रोटीन होगी जो लार्ज मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकती है मेम्ब्रेन के थ्रू। एग्जांपल दिया हुआ है द पोरिन्स। द पोरिन्स आर प्रोटीन दैट फॉर्म लार्ज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। यानी जो पोरिन्स होती है वो बहुत लार्ज प्रोटीन होती है जिनके अंदर लार्ज पोर होते हैं, तो वो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स को भी पास कर सकती है। और ये पोरिन्स किस में मिलेगी आपको? ये मिलेगी आउटर मेम्ब्रेन प्लास्टिड के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ एक बैक्टीरिया के अंदर भी मिल सकती है। इसकी वजह से जो अलाउिंग मॉलिक्यूल अप टू द साइज ऑफ द स्मॉल प्रोटीन, एक स्मॉल प्रोटीन को भी जो वो प्रोटीन अपने अंदर से पास होने दे सकती है, इतने ज़्यादा ये लार्ज मॉलिक्यूल हो सकते हैं। एग्जाम्पल पोरिन्स आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर एक्वापोरिन्स के अंदर फिगर 11.1 शो एन एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल बाउंड टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देन रोटेट एंड रिलीज द मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल। एग्जांपल दिया वाटर चैनल मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन्स। जो आपके वाटर चैनल होते हैं वो 8 डिफरेंट टाइप ऑफ से भी बन सकते हैं एक्वापोरिन्स। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ये मेम्ब्रेन है, ये आउटर साइड है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ एक मॉलिक्यूल भी नहीं है। अब यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो ये जो आपको पर्पल कलर में दिखाई दे रही है ये है क्या है? प्रोटीन है। और ये जो आपको ऑरेंज और ये थोड़े से ग्रे कलर में दिखाई दे रही है क्या है? लिपिड्स बाइलेयर है। अब यहाँ पर ये जो ब्लू कलर के मॉलिक्यूल हैं वो केवल और केवल ये प्रोटीन ही पास कर देती है। तो देखिए प्रोटीन के पास में एक स्पेसिफिक पोजीशन है, यहाँ पर ये अटैच हो गया, फिर इस प्रोटीन ने रोटेट किया और इसको अंदर इनसाइड में रिलीज कर दिया। क्लियर है? ये यहाँ पे डायग्राम में दिखाने की कोशिश की गई है। अब आता है इंपॉर्टेंट प्रोसेस, पैसिव सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। अब ये क्या होते हैं देखिए, मैं आपको एक बार डायग्राम से समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास फैसिलिटेड डिफ्यूजन में 3 टाइप से होते हैं। ये हमारी सारी कैरियर प्रोटीन है, ये चाहे येलो में हो चाहे ब्लू में हो, ये सारी क्या है? हमारी कैरियर प्रोटीन है। अब इसमें होता क्या है, एक मॉलिक्यूल है कोई भी, वो किसी अदर मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उसकी किसी पर भी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। वो जब मर्जी अंदर आ सकता है, जब मर्जी बाहर जा सकता है, उसको दूसरे मॉलिक्यूल से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस टाइप से वो कहलाता है यूनिपोर्ट, जो एक डायरेक्शन में चल सकता है बिना किसी अदर डिपेंडेंट के। सेकंड होता है एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट का मतलब है जब एक इनसाइड आएगा तो दूसरा जो है वो आउटसाइड चला जाएगा, एक इनसाइड आएगा तो दूसरा आउटसाइड चला जाएगा। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, वो कंप्लीट एग्जांपल इसका नहीं है, मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। मान लो कि हमारी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। क्लियर है? तो ये इस टाइप का क्या हो गया? एक एंटीपोर्ट हो गया, मतलब ऑक्सीजन आएगी कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। इस टाइप से मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। क्लियर है? एक होता है आपका थर्ड होता है सिम्पोर्ट। अब सिम्पोर्ट में क्या होते हैं? 2 मॉलिक्यूल होते हैं, दोनों के दोनों एक साथ एक डायरेक्शन में चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं H2O और ऑक्सीजन, मतलब जब वाटर जाएगा तब ऑक्सीजन भी जाएगा। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना, बट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि ये दोनों की एक ही डायरेक्शन हो सकती है। तो उस टाइप में क्या हो गया? ये सिम्पोर्ट हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सम कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अलाउ डिफ्यूजन ओनली इफ 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मूव टुगेदर। ये तभी अलाउ करेगा जब 2 टाइप के मॉलिक्यूल, 2 अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल एक साथ मूव कर रहे हैं। जब 2 टाइप के अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल एक साथ मूव कर रहे हैं तभी ये कैरियर प्रोटीन उनको डिफ्यूजन अलाउ करेगा। फॉर एग्जांपल इन ए सिम्पोर्ट, जो सिम्पोर्ट होता है बोथ मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन, तो इसमें जो दोनों मॉलिक्यूल है वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं। एंटीपोर्ट में क्या होता है? दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ए जो है वो अगर इनसाइड जा रहा है तो बी जो है वो आउटसाइड जा रहा है। ऐसा होता है किसके अंदर? एंटीपोर्ट के अंदर। तो यूनिपोर्ट के अंदर क्या होता है देखिए, व्हेन ए मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस ए मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल, मतलब इंडिपेंडेंट है, उसको दूसरे मॉलिक्यूल से कोई भी मतलब नहीं है, तो वो कहलाता है यूनिपोर्ट। क्लियर हो गया? ओके अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ये एनर्जी यूज करता है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है? एक्टिव है। और मॉलिक्यूल को जो है वो पंप करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? यहाँ पे मतलब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन में भी भेज सकता है। मतलब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल है, फिर भी ये 2 मॉलिक्यूल को इधर ट्रांसफर कर देगा, बट उसमें एनर्जी लगेगी, वो कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? अब देखिए हेंस डिफरेंस प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन प्ले ए मेजर रोल इन बोथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव में ये फैसिलिटेटेड की बात कर रहा है। पंप्स आर प्रोटीन दैट यूज एनर्जी टू कैरी सब्सटेंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। दीज पंप्स कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम ए लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, उसको बोलते हैं अपहील ट्रांसपोर्ट। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन यानी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, उसको बोलते हैं अपहील ट्रांसपोर्ट।
अब यहाँ पर भी देखिए प्रोटीन का यूज होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रीच ए मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आर बीइंग यूज। तो यहाँ पर भी वही चीज आ सकती है जो आपकी फैसिलिटेटेड के अंदर आ रही थी, क्योंकि दोनों में प्रोटीन यूज हो रहा है। लाइक एंजाइम द कैरियर प्रोटीन इज ए वेरी स्पेसिफिक, तो यहाँ पर भी प्रोटीन काफी स्पेसिफिक होती है जैसे फैसिलिटेटेड के अंदर थी। क्यों होती है, क्योंकि दीज प्रोटीन आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर, दे रिएक्ट विद द प्रोटीन साइड चेन। क्लियर है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कंपेरिजन। अब कंपेरिजन में काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये हमारे सिंपल डिफ्यूजन दिया हुआ है, ये फैसिलिटेटेड और ये एक्टिव। 2013 और 2019 में यहां से क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। प्रोटीन हमें केवल फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव में लग रही थी, डिफ्यूजन में कुछ नहीं लग रहा था, कोई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। हाईली सेलेक्टिव, क्योंकि प्रोटीन का यूज होगा तो वो सेलेक्टिव होंगे, डिफ्यूजन के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रोटीन यूज नहीं हो रही है तो डिफ्यूजन में नहीं होगा, बट क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन हो रही है तो वहाँ पे सेचुरेशन आ सकता है, एक्टिव और फैसिलिटेटेड। अपहील ट्रांसपोर्ट मतलब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, केवल और केवल जो है वो एक्टिव हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता दोनों में। और रिक्वायर एटीपी, एटीपी केवल और केवल एक्टिव में यूज होती है, फैसिलिटेटेड में नहीं होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, जहां से आपके नोट में 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में, यानी प्लांट और वाटर का रिलेशन क्या है। तो सिंपल पहली लाइन में ही आपको पता चल जाता है कि वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट में जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है उसमें वाटर बहुत एसेंशियल होता है। इस प्लांट में ही नहीं, प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब में जो है वो वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अब आप कहोगे क्यों, क्योंकि इट प्रोवाइड द मीडियम विच मोस्ट सब्सटेंस डिजोल्व, यानी वो मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें ज्यादातर सब्सटेंस होते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सेल की बात करें तो वहां से जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म नथिंग बट वाटर इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल आर डिजोल्व, यानी वो भी केवल वाटर है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल डिजोल्व है और वो कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया, जैसे वाटरमेलन का। वाटरमेलन इंपॉर्टेंट है, एआईपीएमटी में क्वेश्चन आ चुका है। ए वाटरमेलन हैज ओवर 92% ऑफ वाटर, यानी जो वाटरमेलन होता है उसके अंदर हमें 92% तक वाटर मिलता है, इसलिए समर में सबसे ज्यादा जो ईटेबल फ्रूट भी होता है। मोस्ट हर्बेशियस प्लांट्स, जो ज्यादातर हर्बेशियस जो प्लांट्स होते हैं, हैव ओनली 10 to 15% ऑफ इट्स फ्रेट्स वेट एज ड्राई मैटर। अब ये इंपॉर्टेंट है, यानी उनमें केवल 10 to 15% ही ड्राई मैटर होता है, बाकी हमें ज्यादातर क्या मिलता है, वाटर मिलता है, जितने भी हर्बेशियस प्लांट होते हैं। यानी यूं मान सकते हो कि आपका 85 से लेकर 90% तक वाटर हो सकता है। अब यहाँ पर जो आपके वुडी पार्ट्स होते हैं वहां पर थोड़ा सा वाटर कम होता है, और जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं वहां पे हमें जो वाटर कंटेंट है वो ज्यादा मिलता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, ए सीड में अपीयर ड्राई। अब में एक सीड जो है वो ड्राई अपीयर होता है, बट स्टिल उसके अंदर वाटर होता है। अगर उसके अंदर 0% वाटर होगा, अदरवाइज इट वुड नॉट बी अलाइव और रिस्पायरिंग, तो यह जो है वो ना तो अलाइव होगा, ना रिस्पायर होगा, और ना ही वो सीड जो वो जर्मिनेट कर पाएगा। क्लियर है। बट जितना भी टेरेस्ट्रियल प्लांट जो अमाउंट में वाटर लेते हैं वो सारा यूज नहीं करते हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ इट जो है वो लॉस हो जाता है एयर के अंदर थ्रू इवेपोरेशन, जो है लीव्स के थ्रू, जो जहाँ से गैसेज निकलती है वहां से वाटर निकल जाता है, और हमारा बहुत ज्यादा जो वाटर होता है प्लांट्स के अंदर वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है टेरेस्ट्रियल प्लांट के अंदर। उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे जाके। क्लियर है। अब यहाँ पे 2-4 एग्जांपल दिए, जैसे फॉर एग्जांपल ए मेच्योर कॉर्न प्लांट, जो एक मेच्योर कॉर्न प्लांट होता है, एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर इन ए डे, यानी एक दिन में वो 3 लीटर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर हम मस्टर्ड प्लांट की बात करें तो वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अबाउट 5 आवर, तो मस्टर्ड प्लांट जो होता है वो सिर्फ 5 आवर में जितना उसका वेट है उसके इक्वल अमाउंट में जो वाटर है वो ले लेता है। क्लियर है। तो इसीलिए जो वाटर होता है वो हमेशा लिमिटिंग फैक्टर होता है प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी के अंदर, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर हो चाहे वो नेचुरल एनवायरनमेंट हो। अब हम बात करते हैं वाटर पोटेंशियल की, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं एआईपीएमटी और नीट 2017 में भी आ चुके हैं। अब व्हाट इज वाटर पोटेंशियल? टू कंप्रेहेंड वाटर प्लांट वाटर रिलेशन एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड टर्म्स इज नेसेसरी। सबसे पहले आता है वाटर पोटेंशियल, और वाटर पोटेंशियल जो वो एक फंडामेंटल है। उसके अलावा हम बात करेंगे सोल्यूट पोटेंशियल की, एंड देन हम बात करेंगे प्रेशर पोटेंशियल की। जो आपका सोल्यूट पोटेंशियल और जो प्रेशर पोटेंशियल होता है ये दोनों ही मेन कंपोनेंट है किसके, वाटर पोटेंशियल के, यानी इन चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है वाटर पोटेंशियल।
क्लियर है। अब आप ये कहोगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो वाटर पोटेंशियल क्या कहलाता है। तो देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी मूवमेंट, अब जितनी ज़्यादा मूवमेंट उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। और जब ये वाटर लिक्विड और गैसियस स्टेट के अंदर रहता है तब तो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन भी हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि वो फिर ये वाटर पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन ए सिस्टम द ग्रेटर इट्स काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल। और कुछ नहीं है, जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी होती है उसी को हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। जितना ज़्यादा मूवमेंट वाटर कर पाएगा इसका मतलब उसका वाटर पोटेंशियल भी उतना ही ज़्यादा है। क्लियर हो गया, यही इसकी डेफिनेशन है वाटर पोटेंशियल की। क्लियर हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, मान लीजिए इफ टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर इन कॉन्टैक्ट रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल रिजल्ट इन नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिस्टम विद हायर एनर्जी टू वन विद लोअर एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है, यानी जहां पे काइनेटिक एनर्जी हाई होगी या फिर मैं ये बोल दूं वाटर पोटेंशियल जहां पे हाई होगा वहां से मूवमेंट होगी किस साइड में, जहां पे काइनेटिक एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल की लो होगी या फिर वाटर पोटेंशियल जहां पे लो होगा, बात एक ही है। तो उस साइड मूवमेंट होगी, जैसे डिफ्यूजन में होती है सेम उसी तरह, मतलब हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, वही चीज यहाँ पे है, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल जो है वो मूवमेंट होगी। क्लियर हो गया, ये आपको याद रखना है। तो यहां पे आगे लिखा है दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस डाउन ए ग्रेडियंट इन फ्री एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो सेम जैसे मैंने आपको डिफ्यूजन बताया था वही है। क्लियर है। अब यहां पर जो वाटर पोटेंशियल होता है उसको हम थोड़ा सा डिनोट कैसे करते हैं। डिनोट होता है ग्रीक सिंबल से जिसको बोलते हैं साई, और यहाँ पर ये इसका सिंबल है जैसे त्रिशूल, जैसे इस टाइप से ये इसका सिंबल होता है। और एक्सप्रेस्ड होता है, ये इसकी यूनिट की बात करें तो वो एक्सप्रेस होता है प्रेशर यूनिट में, यानी पास्कल में। जैसे पास्कल हम किसके लिए मेजर करते हैं, जो कि हमारे प्रेशर के लिए, सेम उसी यूनिट में ये मेजर होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका नीट 2017 में क्वेश्चन आ चुका है और जो आपकी डेफिनेशन थी वहां से भी क्या लिखा हुआ है, द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर इज टेकन टू बी जीरो। यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, कोई भी उस पर प्रेशर नहीं लग रहा है, तो उस प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होगा वो मेजर करेंगे किससे, जीरो से। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है 2017 में। अब अगर हम उसके अंदर कोई सोल्यूट डिजोल्व कर दें, क्या कर दें, उसके अंदर सोल्यूट डिजोल्व कर दें, तो वहां पर जो आपका सॉल्यूशन है उसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इतने फ्री नहीं रहेंगे, और उसकी वजह से जो उसकी कंसंट्रेशन या फिर जो फ्री एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका वाटर पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। सिंपल है, मान लीजिए मैं आपको ऐसे बताता हूं, ये हमारे पास दो चेंबर है, ए चेंबर और बी चेंबर। ये प्योर वाटर, इसमें कुछ भी नहीं है, और इसमें हमने क्या किया है, कुछ सोल्यूट ऐड कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, कुछ सोल्यूट ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो वाटर की मूवमेंट है वो पर्टिकुलरली ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट आ गए हैं, तो उसकी वजह से जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गई, लो। और काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, वाटर पोटेंशियल, तो वो भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। यही बताने की कोशिश की है। क्लियर हो गया। अब आगे लिखा है ऑल द सॉल्यूशन हैव ए लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर। क्यों, क्योंकि प्योर वाटर के अंदर 100% जो है वो केवल वाटर मॉलिक्यूल है, इसलिए जितने भी सॉल्यूशन होते हैं उनमें सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो लो होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लेवल ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड सोल्यूट पोटेंशियल। और जो ये सोल्यूट डिसोल्यूशन हो जाता है उसकी वजह से जो हम क्या बोलते हैं, उसको सोल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं। और सोल्यूट पोटेंशियल को हम लिखते हैं साई, और नीचे हम लिखते हैं एस, और ये हमेशा नेगेटिव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, साई एस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो साई एस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। द मोर द सोल्यूट मॉलिक्यूल द लोअर इज द साई एस। जितना ज़्यादा सोल्यूट होगा उतना ही ज़्यादा नेगेटिव साई एस होगा, यानी वाटर पोटेंशियल में ये एस मिला दिया, मतलब उसमें सोल्यूट कितने हैं। तो ये सॉल्यूशन वाला मान लीजिए, तो वहाँ पे जितने ज़्यादा सोल्यूट होते जाएंगे उसका वाटर पोटेंशियल भी उतना ही ज़्यादा कम होता जाएगा। सेम है। अब देखो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, फॉर ए सोल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल। यानी अगर कोई भी प्रेशर बाहर से नहीं लग रहा है तो जो वाटर पोटेंशियल है वह इक्वल है साई एस के। तो इसका मतलब वो तो सेम ही बात हो गई ना। क्लियर है, ओके। अब यहां पे बात करते हैं प्रेशर की। यहां पे बात करते हैं किसकी, प्रेशर की। अब जैसे जैसे प्रेशर हम लगाते जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा हम लगाएंगे, तो यहां पर क्या होगा, उसका वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अब कैसे बढ़ जाएगा, सिंपल सा ऐसा समझिए,
ये वाटर है, ओके, और मैं इस साइड से प्रेशर लगा रहा हूँ। तो जैसे प्रेशर लगाऊंगा तो धीरे धीरे जो वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल है, ओके, उनमें जो मूवमेंट है, उनकी जो मूवमेंट है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर वाटर की मूवमेंट इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तभी तो मॉलिक्यूल की एनर्जी मूवमेंट ज़्यादा हो रही है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब सिंपल समझ लो वाटर पोटेंशियल की मूवमेंट भी तो इंक्रीज होगी। इसको काइनेटिक एनर्जी से याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसको ये रिलेशन करके कि आप ये समझो कि कहाँ पे वाटर की मॉलिक्यूल की मूवमेंट ज़्यादा हो सकती है, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। आगे लिखा है प्रेशर कैन बिल्ड अप इन ए प्लांट सिस्टम व्हेन वाटर एंटर ए प्लांट सेल ड्यू टू द डिफ्यूजन कॉजिंग ए प्रेशर बिल्ड अप अगेंस्ट द सेल वॉल, इट मेक्स द सेल टर्जिड। तो मान लीजिए एक सेल है, ओके, और उसके बाहर सेल वॉल है, उसके अंदर जब सेल वाटर इंसर्ट होगा तो उसमें प्रेशर लगने लगेगा इधर से इधर से और इधर से और इधर से। तो वो प्रेशर क्या करेगा, इस सेल को क्या कर देगा, टर्जिड कर देगा। क्लियर हो गया, ये इन्होंने बताया है। इसकी वजह से क्या होगा, दिस इंक्रीज द प्रेशर पोटेंशियल। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे वाटर मूवमेंट भी बढ़ गई है। प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखिए साई एस जो सोल्यूट पोटेंशियल वो ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव। बट जो आपका प्रेशर पोटेंशियल इसमें पी लिखते हैं वो ज़्यादातर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, लिखा भी है तो इन द प्लांट नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन द वाटर कॉलम इन द जाइलम प्ले रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ ए स्टेम, प्रेशर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय साई पी। ओके, अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए ये होता है रिलेशन इन तीनों के बीच में, ये होता है क्या, रिलेशन। अब देखिए साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, प्रेशर पोटेंशियल। अब प्रेशर पोटेंशियल अगर मान लीजिए एटमॉस्फेरिक वैल्यू है तो ये और ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आ गई। ओके, अब हम बात करते हैं ओस्मोसिस की। ओस्मोसिस क्या होता है, सिंपल से समझिए। ओस्मोसिस कुछ भी नहीं होता। देखिए ओस्मोसिस टर्म यूज्ड टू रेफर स्पेसिफिकली टू द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस ए डिफरेंशियली और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी वाटर की मूवमेंट हो रही है थ्रू एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर ये बोल लीजिए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसको क्या बोल देंगे, ओस्मोसिस बोल देंगे। ओस्मोसिस अकर स्पॉन्टेनियसली इन रिस्पॉन्स टू ए ड्राइविंग फोर्स। और ओस्मोसिस होता है वो स्पॉन्टेनियसली होता है। क्लियर है। और इसकी जो नेट डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, द नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड ऑन बोथ प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी ये डिपेंड करेगा दोनों चीज़ों पे, जो आपका प्रेशर कैसा लग रहा है और कंसंट्रेशन क्या है। तो यहाँ पर भी जो ऑस्मोसिस होती है वो सेम लाइक डिफ्यूजन होती है। तो यहाँ पे भी देखिए क्या लिखा है, वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल और कंसंट्रेशन टू इट्स रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल। तो यही है कि हायर से आपका कहाँ पे जाएगा, लोअर में जाएगा। सेम वही है जो आपका वाटर पोटेंशियल वाला था या फिर सिंपल डिफ्यूजन वाला था। सिंपल डिफ्यूजन जो है वाटर मूवमेंट को उसको ऑस्मोसिस बोल देते हैं। और ये कब तक चलता रहेगा, अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। एट इक्विलिब्रियम द टू चैम्बर शुड हैव नियरली सेम वाटर पोटेंशियल। और इक्विलिब्रियम पे तो दोनों में बिल्कुल सेम वाटर पोटेंशियल रहेगा। अब ये डायग्राम है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन जो है वो कई बच्चे सर्च भी करते रहते हैं। हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हर एक क्वेश्चन को। ये फिगर है, ये चैम्बर ए दिया गया है, ओके, और ये चैम्बर बी दिया गया। अब ध्यान से देखो, इसमें सोल्यूट 1 2 3 4 5 टोटल 5 मॉलिक्यूल है और इसमें मोर देन 5 है। क्लियर है, मोर देन 5 सोल्यूट मॉलिक्यूल है। अब क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ईच चैम्बर एज ए लोअर वाटर पोटेंशियल। अब लोअर पूछा है ना, अब वाटर पोटेंशियल मत मानो, काइनेटिक एनर्जी मानो। काइनेटिक एनर्जी देखो, जहां पे कम सोल्यूट है वहां पे वाटर की मूवमेंट ज्यादा होगी और जहां पे ज्यादा सोल्यूट है वहां पे जो है वो कम होगी। क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर बी में कम होगी तो इसका वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा, कम होगा। तो बी का वाटर पोटेंशियल कम होगा। ये आपको समझ में आ गया। सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर एज ए लोअर सोल्यूट पोटेंशियल। अब ये भी पढ़ के आए थे कि जहां पर ज्यादा सोल्यूट होंगे उसका जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो भी कम होगा। अगर आपको लाइन याद नहीं रही तो ये रहा लिखा हुआ, द मोर द सोल्यूट मॉलिक्यूल, जितने ज्यादा सोल्यूट मॉलिक्यूल होंगे द लोअर इज द साइज, मतलब उतना ही ज्यादा जो आपका सोल्यूट पोटेंशियल है वो लो होगा, मोर नेगेटिव होगा। ये भी लिख रखा है। इसका मतलब सोल्यूट मॉलिक्यूल किस में ज्यादा है, बी में ज्यादा है, तो यहाँ पे सोल्यूट पोटेंशियल भी किसका ज्यादा होगा, बी का। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बात कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि जो आपका साई डब्ल्यू था उसको किसके इक्वल था, साई एस के, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है।
अब यहाँ पे पूछ रहे इन विच डायरेक्शन विल ओस्मोसिस अकर, ओस्मोसिस किस डायरेक्शन होगी, फ्रॉम हायर काइनेटिक एनर्जी टू लोअर काइनेटिक एनर्जी, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, तो यहाँ पे ए टू बी डायरेक्शन में होगी। विच सॉल्यूशन इज द हायर सोल्यूट पोटेंशियल, अब पूछा है सोल्यूट पोटेंशियल किस में ज्यादा होगा, तो अगर बी में कम था तो ए में क्या होगा, ज्यादा होगा, तो आंसर आ जाएगा ए। अब बोल रहे एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल, अभी अभी ये लाइन पढ़ के आए हैं कि एट इक्विलिब्रियम द टू चैम्बर शुड हैव नियरली द सेम वाटर पोटेंशियल, तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो इक्विलिब्रियम जब पहुंच जाएगा तो दोनों में वाटर पोटेंशियल सेम होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे इफ वन चैम्बर हैज ए साई ऑफ -2000 किलो पास्कल एंड द अदर इज -1000, विच इज द चैम्बर हैज द हायर वाटर पोटेंशियल, यानी किस में हायर वाटर पोटेंशियल होगा। तो सिंपल सा समझिए कि मोर नेगेटिव, कौन सा, मोर नेगेटिव जो होगा, ओके, वो आपका क्या होगा, कम होगा। और हमसे पूछा क्या, हायर वाटर पोटेंशियल पूछा है, मतलब ज्यादा किस में होगा। तो देखिए प्योर वाटर पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है, प्योर वाटर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। और हम एक लाइन पढ़ के आए थे अभी अभी, यहाँ पे देखो ये वाली, द लोअर मोर नेगेटिव, जो जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वैल्यू उतना ही ज्यादा लोअर वाटर पोटेंशियल होगा। बट हमसे क्या पूछा है, हायर पूछा है। तो -1000 ज्यादा होती है या -2000 ज्यादा होती है, तो -1000 ज्यादा वैल्यू होती है, क्यों, जीरो के पास में है। -2000 तो और कम वैल्यू हो गई है। क्लियर है। तो हायर पूछा तो -1000 किलो पास्कल वाला चैम्बर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ये ए वाला चैम्बर होगा, इसमें ए और बी नहीं पूछा है। व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर व्हेन द टू सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया गया, ये इतना है और ये इतना है, तो हमें बताना है कि यहाँ पे सिलेक्टिव परमिएबल के बारे में कितना होगा। तो अब ये भी पढ़ के आए थे, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर, तो हायर क्या है 0.2 है, लोअर कौन सा है 0.1 है, तो डायरेक्शन होगी 0.2 से 0.1 में। क्लियर हो गया। ओके। अब यहाँ पे एक अनदर एक्सपेरिमेंट भी दिया है जहां पे हम वाटर की मूवमेंट के बारे में बताया है। सिंपल सा ये समझिए, देखिए एक्सटर्नल प्रेशर क्यों होता है, कैसे होता है, ये समझाने की कोशिश की। मैं आपको सिंपल बता देता हूं डायग्राम में क्या किया गया है। डायग्राम में सिंपल ये किया गया है कि एक अलग से जो वो ऐसे पाइप ली गई है और उसके अंदर सुक्रोज डाल दिए गए। सुक्रोज किसका काम करेंगे, सोल्यूट का काम करेंगे। अब यहाँ पे सोल्यूट कम है और यहाँ पे प्योर वाटर इस चैम्बर के अंदर, तो यहाँ पे प्योर वाटर, इसका मतलब यहाँ पे हायर वाटर पोटेंशियल है या फिर हायर काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पे सोल्यूट बहुत ज्यादा है तो लो वाटर पोटेंशियल है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो इस सुक्रोज सॉल्यूशन के अंदर जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता। जब इक्विलिब्रियम नहीं आता इसके अंदर वाटर जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे वाटर कॉलम जो वो राइज होगा। अब ये कितना राइज होगा, इसको बराबर लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि कितना प्रेशर किस हिसाब से लगता है। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लिखा है देखो, एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी अप्लाइड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द फनल सच दैट नो वाटर डिफ्यूज इनटू द फनल। ऐसा मानने जा रहे हैं कि यहाँ से कोई और डिफ्यूज नहीं हुआ, मतलब जो अपर कॉलम में वाटर चढ़ रहा था उसको वापस वहीं लाए हैं। तो ये प्रेशर क्या काम करेगा, दिस प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम द डिफ्यूजिंग इज इन फैक्ट। तो अब ये डिफ्यूजन और नहीं होने देगा। और अब जो हम प्रेशर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं वही तो कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ द सोल्यूट कंसंट्रेशन, मोर द सोल्यूट कंसंट्रेशन ग्रेटर विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम द डिफ्यूजिंग इन। अगर जितना ज्यादा यहाँ पे सोल्यूट होगा, जितना ज्यादा सोल्यूट होगा तो वहां पे हमें उतना ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर, लिखा हुआ है देखिए, न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है उसके इक्वल कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। बट जो साइन है वो ऑपोजिट हो जाते हैं। अब कैसे, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो तो पॉजिटिव रहेगा बट ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव रहेगा। ये तो हम भी पढ़ के आए थे कि जो आपका वाटर पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है बट प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो आपकी पॉजिटिव होती है। वही चीजें यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है और ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। तो प्लाज्मोलाइसिस के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि जो प्लांट सेल होता है या फिर टिश्यू होता है उसके अंदर जो वाटर मूवमेंट होती है ना, वो डिपेंड करती है कि सराउंडिंग सॉल्यूशन कैसा है। ओके, सराउंडिंग सॉल्यूशन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है अगर वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बिल्कुल इक्वल है, जो साइटोप्लाज्म का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके बिल्कुल इक्वल है, तो हम बोलते हैं आइसोटोनिक। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, टोनिक मतलब सॉल्यूशन मतलब सेम है।
अब ये आइसो हाइपो हाइपर जो है वो हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल, मतलब जो सेल है उसके एक्सटर्नल वाला कैसा है, तो एक्सटर्नल वाला आइसो है तो आइसोटोनिक, अगर वो हाइपो है तो हाइपोटोनिक, हाइपर है तो हाइपरटोनिक होगा। अब ये हाइपो और हाइपर क्या होता है ये भी आगे देख लेते हैं। अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो वो मोर डाइल्यूटेड है देन द साइटोप्लाज्म, अब डाइल्यूट का मतलब क्या है कि वहां पे सोल्यूट कम है, मतलब उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। ओके तो एज कंपेयर टू सेल बाहर क्या है हाइपो, मतलब सोल्यूट क्या है कम है, लेस है। ओके मोर डाइल्यूट है तो उसको हम क्या बोलेंगे हाइपोटोनिक। अगर वहीं पे एक्सटर्नल सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड है, मोर कंसंट्रेटेड का मतलब है कि ये जो सेल है इससे बाहर जो वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल क्या है कम है, मतलब काइनेटिक कम है, यानी उसमें अंदर सोल्यूट मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा हाइपरटोनिक हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर सिंपल सिंपल सा ये समझिए, ये सेल है और बाहर हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक का मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मतलब वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, अंदर कम है तो वाटर पोटेंशियल हाइयर टू लोअर, अंदर आएगा तो सेल क्या हो जाएगा आपका स्वेल हो जाएगा, और वहीं पे हाइपर में क्या होगा कि जो वाटर की मूवमेंट होगी वो हाइयर टू लोअर बाहर होगी, तो हाइपरटोनिक में क्या होगा ये श्रिंक हो जाएगा। क्लियर है। तो फिर अब ये प्लाज्मोलाइसिस क्या कहलाती है, प्लाज्मोलाइसिस ये कहलाती है जिसमें हाइपरटोनिक में रखते हैं। देखिए plasmolysis occur when the water moves out of the cell and the cell membrane of it is shrink away from the cell wall, यानी जब सेल वॉल से बाहर जाके श्रिंक हो जाए सेल मेम्ब्रेन, और जो प्लाज्मोलाइसिस है उसके अंदर जब वाटर बाहर निकल जाए, ये उसकी डेफिनेशन है। अब आप कहोगे तो फिर ये होता क्या है, ये होता है जब हम जो सेल या फिर टिश्यू है उसको प्लेस कर दें ऐसे सॉल्यूशन में जो हाइपरटोनिक हो, यानी जहां पर सोल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा हो। अब सोल्यूट ज्यादा होंगे तो जो हाइयर टू लोअर वाटर पोटेंशियल वाली मूवमेंट जो है वो अंदर से बाहर होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा श्रिंक ही होगा। क्लियर है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है वाटर मूव्स आउट इट फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, पहले तो जो वाटर है वो लॉस होगा साइटोप्लाज्म से, एंड देन फ्रॉम द वैक्यूल। अब इस टाइप से ही नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले किससे लॉस होगा, साइटोप्लाज्म से होगा या वैक्यूल से होगा, तो पहले साइटोप्लाज्म से होगा देन वैक्यूल से होगा। क्लियर हो गया। अब ये सिंपल एक तरह सा डिफ्यूजन, ये देखो लिखा है वाटर व्हेन ड्रॉन आउट ऑफ द सेल थ्रू डिफ्यूजन द एक्स्ट्रा सेलुलर आउट ऑफ द फ्लूइड कोज द प्रोटोप्लाज्म टू सिंक अवे फ्रॉम द वॉल। तो यही सेम है, और इस सेल को क्या बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलेंगे। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख जाएगा, ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोला गया है। अब वाटर की मूवमेंट एरो की तरफ से बाहर दिखाई गई है, ऑरेंज वाला बाहर वाला है, और यहाँ पे देखोगे जो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से अंदर की तरफ श्रिंक हो गई है, ये व्हाइट स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है। ये चीज यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो ये कब होता है जब हम हाइपरटोनिक में रखते हैं। अब अगर हम आइसोटोनिक में रखें तो क्या होगा, अगर हम सेल और टिश्यू को आइसोटोनिक में रख दिए तो यहाँ पे तो नो नेट फ्लो मूवमेंट, कोई नेट फ्लो मूवमेंट होगी नहीं। क्यों, क्योंकि बाहर और अंदर जो है वाटर टुवर्ड द इनसाइड और वो क्या है सेम है, तो एक्सटर्नल सॉल्यूशन बिल्कुल बैलेंस है ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ में, इसलिए वहां पर कोई भी वाटर की मूवमेंट नहीं होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। तो उस सेल को क्या बोलेंगे, उस सेल को बोलेंगे फ्लैसिड, यानी जो एक्चुअल उसकी शेप है वही मेंटेन है। फ्लैसिड में क्या होता है जो एक्चुअल शेप होती है सेल की वो मेंटेन रहती है, तो ये फ्लैसिड का आपको डायग्राम दिख जाएगा, ये एक्चुअल में है। ओके अब हम उसको अगर हाइपोटोनिक में रखें तो क्या होगा, अगर जो प्लाज्मोलाइसिस में कहां पे रख रहे थे हाइपर में, अब उसको रिवर्स कर देते हैं, अब कहां पे रखते हैं हाइपोटोनिक। अब हाइपोटोनिक का मतलब हो गया हाइयर वाटर पोटेंशियल और डाइल्यूट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्मा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो मतलब वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब सोल्यूट उसमें कम है। तो अब यहां पर क्या होगा, सिंपल सिंपल सा समझिए, यहां पर होगा क्या, वाटर की मूवमेंट कहां पे होगी इनसाइड, व्हेन डिफ्यूज इनटू द सेल कॉजिंग द साइटोप्लाज्म टू बिल्ड अ प्रेशर अगेंस्ट द, तो वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो वो बढ़ जाएगा, दिस इज कॉल्ड द ट्रिगर प्रेशर। और जो आपका सेल वॉल है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगेगा तो उसको बोलते हैं ट्रिगर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर अगेंस्ट द रिजिड इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। अब प्रेशर पोटेंशियल किसको बोलेंगे, प्रेशर पोटेंशियल बोलेंगे जब प्रोटोप्लास्ट है ओके वो प्रेशर एक्सर्टेड कर रहा है ड्यू टू द एंट्री ऑफ अगेंस्ट रिजिड सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल के अगेंस्ट जब वो लगा रहे तो उसको क्या बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं, साई पी वाला इसका सिंबल होता है। क्लियर हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट आगे लिखा हुआ देखिए, दिस टर्गर प्रेशर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ द सेल। और अब आपको यहाँ पे दिखाई भी दे जाएगा, ये है आपका टर्जिडिटी वाला, ये क्या है टर्जिडिटी वाला, यहाँ पे वाटर की मूवमेंट इनसाइड है, और आप देखोगे इसके कंपेयर में ये जो शेप है ये थोड़ी सी लार्ज दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल लग रहा है।
क्लियर है। अब हम बात करते हैं इम्बिबिशन के बारे में। अब इम्बिबिशन क्या होता है? इम्बिबिशन एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है। यहाँ पे जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब्ड होता है सॉलिड या फिर कोलॉइड्स के अंदर। क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है सॉलिड और कोलॉइड्स के अंदर, और क्या हो जाता है? उनकी वॉल्यूम जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब आप कहोगे इसका एग्जाम्पल बताओ, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड एंड ड्राई वुड। जो ड्राई वुड होती है, जैसे हमारे घर में फर्नीचर वगैरह होता है, कई बार क्या होता है जब बारिश का मौसम होता है उनमें स्वेलिंग आ जाती है, वो क्या है? इम्बिबिशन की वजह से हो रहा है। और यहाँ पे आगे लिखा है दिस प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वेलिंग ऑफ वुड। आप देखते हो वुड के अंदर थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है, और इस चीज़ को यूज़ किया जाता था प्री हिस्टोरिक मैन के द्वारा, जो रॉक्स होती थी उनको स्प्लिट करने के। अब एक रॉक के अंदर एक वुड को डाल दिया जाता था, फिर उसमें डेली वाटर डालते थे, उसकी वजह से वुड जो होती थी वो स्वेल कर जाती थी, और फिर जो है वो रॉक ब्रेक हो जाती थी, इस टाइप से। क्लियर है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, वो लिखी हुई सीडलिंग वुड नॉट हैव बीन एबल टू एमर्ज आउट इनटू द सॉइल ओपन, दे प्रोबेबली वुड नॉट हैव बीन एबल टू एस्टेब्लिश। मतलब इम्बिबिशन अगर ना हो तो यहाँ पे सीडलिंग भी नहीं होगी, क्योंकि वो एमर्ज आउट ऑफ द सॉइल ही नहीं हो पाएंगे। ओके, तो इम्बिबिशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इम्बिबिशन जो है वो भी हमें ये पता है कि ये भी एक टाइप का डिफ्यूजन है, जहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और जो वाटर होता है यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। क्लियर है। बट उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, दो कंडीशन लिखी है। पहला, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इम्बिबाइड इज एसेंशियल। यानी वाटर पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट होता है, जो उनके बीच में डिफरेंस है, वो होना चाहिए जो एब्जॉर्बेंट और लिक्विड के बीच में, यानी जो लिक्विड है और जो एब्जॉर्ब करने वाला है उनके बीच में वाटर पोटेंशियल होना चाहिए। इसके अलावा और क्या होना चाहिए? इन एडिशन, फॉर एनी सब्सटेंस टू इम्बिबाइड एनी लिक्विड, एफिनिटी बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इज ऑल्सो प्रीरिक्विजिट। मतलब जो एफिनिटी है, जो उनके बीच में लिंक है, वो भी होना चाहिए। अगर वो एफिनिटी ही नहीं है उनके बीच में, मतलब वो एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर ही नहीं पा रहा है, मतलब वुड जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर ही नहीं पा रही है लिक्विड को, तो भी वहां पर इम्बिबिशन नहीं हो पाएगा। क्लियर है। तो अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक है, यहाँ से आपका नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आपको बता देता हूं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में। तो यहाँ पे देखिए पहले पैराग्राफ में एक्सपेरिमेंट बताया गया है कि अगर आप एक वाइट फ्लावर लेते हो और उसको एक कलर्ड वाटर के अंदर डालते हो, तो कुछ एक आवर के बाद में क्या होगा? आपको वहाँ पे कलर्ड वेन्स दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? वहाँ पे जो रीजन है उसके अंदर आपको कलर्ड वाटर मूवमेंट होती हुई दिखाई देगी। अब जो वो मूवमेंट है वो दिखा रही है वेस्कुलर बंडल को, और स्पेशली वो जो है जाइलम। क्यों? जाइलम के अंदर ही जो वाटर की मूवमेंट होती है। तो ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बताया। बट हम यहाँ पे बात करने वाले कि लॉन्ग डिस्टेंस कैसे होता है। तो देखिए लॉन्ग डिस्टेंस प्लांट के अंदर बहुत जरूरी है। अगर हमें वाटर को जो है, हमारा मान लीजिए ये ट्री है, ओके, और यहाँ पे रूट्स है अंदर, तो इस रूट की टिप से लेकर अगर हमारे इस शूट की टिप तक वाटर को पहुंचाना है, तो यहाँ पर हमें लॉन्ग डिस्टेंस जो वो कवर करना पड़ेगा। तो ये क्या डिफ्यूजन वगैरह इन सब से हो जाएगा? जी नहीं, इनसे नहीं होगा, क्योंकि डिफ्यूजन जो है वो काफ़ी स्लो प्रोसेस है। अब आप पूछोगे कितना स्लो प्रोसेस है, तो एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर हमें एक मॉलिक्यूल प्लांट सेल के अंदर केवल 50 माइक्रोमीटर में उस डिस्टेंस को कवर कराना है, तो वो 2.5 सेकेंड लेगा। 50 माइक्रोमीटर बोला है। अब आप अंदाजा लगाइए कि 1 मिनट के टाइम पे वो कितने आवर्स ले लेगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो फिर हम जो है, जो लार्ज और आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, यानी जो प्लांट्स है, वहां पे लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट कैसे करवाएंगे? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सम टाइम द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एब्जॉर्बेंट ऑफ द साइट ऑफ स्टोरेज आर टू फार फ्रॉम ईच अदर। वही है कि रूट से लेके स्टोम की ट्यूब तक बहुत है। डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वुड नॉट सफिशिएंट। यहाँ पे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर डिफ्यूजन करके भी इस चीज़ को मूवमेंट नहीं करवा पाएंगे। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे हम करवा पाएंगे? तो यहाँ पे होता है स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए स्पेशल जो है वो सिस्टम होता है, जिनको हम बोलते हैं वेस्कुलर सिस्टम, जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम जो है उनका नाम आता है। become necessary so as to move substance across the long distance at much faster rate. Water and mineral and food are generally moved by a मास और बल्क फ्लो सिस्टम, और वो जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं मास फ्लो सिस्टम या फिर बल्क फ्लो सिस्टम। अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए mass flow is the movement of substance in bulk or in mass from one point to another as result of a pressure difference between the 2 point। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये होता क्यों है? क्योंकि वहां पर जो है वो प्रेशर डिफरेंस हो जाता है। अब प्रेशर डिफरेंस कैसे होगा? अब देखिए रूट जो है वो प्रेशर लगाएगी अप साइड में, और जो आपकी लीफ है, लीफ जो है जहां से आपका वाटर जो है
ओके, वो क्या कर रहा है, वहां से मूव आउट हो रहा है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो यहाँ पे सक्शन का काम होगा, यानी यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, तो हाइयर टू लोअर प्रेशर की तरफ वाटर की मूवमेंट होगी। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, देखिए, दिस इज अनलाइक डिफ्यूजन व्हेन डिफरेंट सब्सटेंस मूव इंडिपेंडेंटली डिपेंड ऑन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डिपेंड पर होगा कि उनकी मूवमेंट कहाँ पे होगी। फॉर एग्जांपल दिस फ्लो कैन बी अचीव्ड आइदर थ्रू ए पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट, जो एक गार्डन होज जैसे होता है ना, जैसे पाइप होती है गार्डन के अंदर, तो हम जैसे पीछे से नल ऑन करते हैं तो उस प्रेशर से आता है पाइप, वो होता है रूट्स के अंदर। नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट सक्शन थ्रू ए स्ट्रो लाइक ए ट्रांसपिरेशन, जो लीव्स के अंदर होता है, उस टाइप से यहाँ पे मूवमेंट होती है। अब ट्रांसलोकेशन हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और ये होते हैं किसके थ्रू, जाइलम और फ्लोएम। तो लिखा हुआ देखिए, द हायर प्लांट्स हैव हाईली स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पे होते हैं हमारे जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखिए यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, अब ये जो लास्ट वाला लिखा हुआ है ना, यहाँ से नीट 2019 में क्वेश्चन आया था, और बट बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में लगे थे, बट यहाँ पर जो है इसका आंसर यहाँ पे था। और बहुत बच्चे तो ये सोच रहे थे कि जो एनाटॉमी के अंदर तो जाइलम में केवल यही लिखा है कि वो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है, बट यहाँ पे देखिए Xylem is associated with the translocation of mainly water, mineral, salts, some organic nitrogen and hormone from root to the aerial part of the plant। तो ये सभी नीट 2019 में पूछ लिया था कि यहाँ पे देखिए वाटर भी होता है, मिनरल सॉल्ट भी होता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और हॉर्मोन्स तक का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता है। तो फिर फ्लोएम क्या करती है, द फ्लोएम ट्रांसलोकेट ए वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोल्यूट। वो जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोल्यूट को ट्रांसपोर्ट करती है, मेनली फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। क्लियर हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, यानी जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो देखिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इज मोर स्पेसिफिकली द फंक्शन ऑफ द रूट हेयर। यानी जो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रूट हेयर की एब्जॉर्प्शन करने की। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन मिलियंस एट द टिप ऑफ द रूट्स। ये मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में भी पढ़ चुके हैं, एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में भी पढ़ चुके हैं। वो दोनों चैप्टर यहाँ से बहुत ज़्यादा लिंक करते हैं, बट अब जो हम पोर्शन पढ़ने वाले हैं उसमें मेनली आपका एनाटॉमी बहुत ज़्यादा लिंक करेगा। अब यहाँ पे देखिए, रूट हेयर क्या होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, ये तो हमें पता है, और यहाँ पे ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन, ये भी पता है। बट वाटर इज एब्जॉर्ब्ड अलोंग द मिनरल सोल्यूट बाय द रूट हेयर प्योरली बाय डिफ्यूजन। यानी यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होता है वो केवल और केवल डिफ्यूजन के थ्रू होता है रूट हेयर के अंदर। उसके बाद में जो इसका आगे ट्रांसफर करने का काम है वो दो पाथवे होते हैं, एक होता है एपोप्लास्ट और एक होता है सिम्प्लास्ट पाथवे। अब यहाँ पे देखिए, आपको एनाटॉमी आनी चाहिए, जहाँ पे हमने बात की थी रूट्स की एनाटॉमी की। अगर आपको वो याद है, नहीं याद है तो एक बार उसको भी आप क्विक रिवीजन देख लेना, वो वीडियो भी है, इससे पहले वाले सभी चैप्टर हम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो वहाँ पर देखिए, सबसे पहले एपिडर्मिस होता है, देन कोर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होता है जहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, देन पेरिसाइकल आ जाता है, देन आपका जाइलम आ जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट क्या होते हैं। देखिए आपके सामने एपोप्लास्ट यानी जो पेरीफ्री की तरफ चलेंगे, जो सेल वॉल के अंदर जो मूवमेंट हो रही है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सेल वॉल के अंदर जो मूवमेंट होती है, क्योंकि सेल वॉल जो होते हैं वो कंप्लीटली परमिएबल होते हैं। क्या होते हैं, कंप्लीटली परमिएबल होते हैं वाटर मॉलिक्यूल वगैरह के लिए, तो यहाँ पर बहुत आसानी से जो है वो चले जाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कोर्टेक्स जो रीजन होता है, कोर्टेक्स के अंदर जो आपके सेल्स होते हैं उनमें गैप होता है, उनमें क्या होता है, गैप प्रेजेंट होता है, ओके, स्पेस प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर सेल वॉल के अंदर से, उस गैप के अंदर से बहुत आसानी से मूवमेंट हो सकती है। तो जो बाहर की मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं एपोप्लास्ट। क्लियर है। और जो इनसाइड में मूवमेंट चलेगी, कौन सी इनसाइड में मूवमेंट चलेगी, जो इनसाइड के अंदर सेल के अंदर होते हुए चलेगी, उसको क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्ट बोलेंगे। अब यहाँ पर जो आपको जैसे मान लीजिए दो सेल है, इसके बीच में ये एरो बनी हुई है, कौन से बनी हुई है, प्लाज्मोडेस्मेटा। अब प्लाज्मोडेस्मेटा आपको पता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा था, जहाँ पे आपकी सेल वॉल वगैरह एब्सेंट होती है, जहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सचेंज हो जाता है मटेरियल आसानी से। तो ये इनसाइड में चलेगी। आप सिंपल सा समझिए, जहाँ पे कोई भी आपके सामने बैरियर नहीं है, मान लिया आपकी गाड़ी बिल्कुल हाईवे पे चल रही है जहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, तो वहाँ पे वो जो वाटर की मूवमेंट होगी वो फास्ट होगी। इसी तरह जो सेल वॉल के अंदर जो मूवमेंट होगी वो फास्ट होगी। बट जहाँ पे बहुत सारे बैरियर है, जैसे मान ली सिटी के अंदर गाड़ी चला रहे हो, तो वहाँ पे बहुत सारे बैरियर आएंगे, एक के आगे एक व्हीकल वगैरह और कुछ, तो वहाँ पर जो मूवमेंट होगी वो स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे सेल होगा, उसके अंदर न्यूक्लियस और भी बहुत सारे मटेरियल होंगे, तो वहाँ पे जो मूवमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी।
अब एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप पे आएगा तो वो सुबेरियन डिपोजिशन की वजह से जो वो कंप्लीटली उसको परमेबल जो था जहाँ तक था उसको अब वो एक बैरियर की तरह काम करेगी। ठीक है, तो जो भी चीज़ें होगी वो लास्ट में कहाँ पे आ जाएगी, इस सिम्प्लास्ट के अंदर आ जाएगी। जो मूवमेंट हो रही थी वो सुबेरियन की तरफ आके वापस इनसाइड हो जाएगी, और एक बार इनसाइड होने के बाद में वो वापस एपोप्लास्ट हो सकती है जाइलम के अंदर जाके, क्योंकि वहाँ पे वापस स्पेस हो जाता है। यही सब कुछ लिखा हुआ है, अब आपको दिखा देते हैं। एपोप्लास्ट इज एसेंशियल सेल वॉल दैट इज कंटिन्यूस थ्रू आउट द प्लांट सेल एक्सेप्ट द कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब बोल दिया एक्सेप्ट, मतलब यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप को छोड़कर बाकी सब जो होती है वो सेल वॉल के थ्रू मूवमेंट होती है और कंटिन्यूस होती है रूट्स के अंदर। हम रूट्स की बात कर रहे हैं। एपो की जो होती है वो एक्सक्लूसिव थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस। अब समझ में आ गया, इंटरसेलुलर। इंटर और इंट्रा का मतलब क्या होता है, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, मतलब दो सेल के बीच में। इंट्रा का क्या मतलब होता है, इंट्रा सेलुलर, इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, अंदर में। क्लियर हो गया आपको? ओके, अब आगे लिखा देखिए, मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन क्योंकि क्रॉस ही नहीं करी है, क्योंकि सेल वॉल के अंदर केवल हो रही है। यहाँ पर डिपेंड करेगी ग्रेडियंट पे, मतलब वही है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहाँ पे जो एपोप्लास्ट है वो कोई भी बैरियर प्रोवाइड नहीं करता, ये भी आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे मास फ्लो के थ्रू जो होता है वो मूवमेंट होती है। जैसे जैसे वाटर इवोरेट होता है ऊपर से, वैसे वैसे यहाँ पे जो है वो क्या होती है, कंटिन्यूस स्ट्रीम बन जाती है वाटर की एपोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि बाहर जो है वो लीफ के अंदर सेक्शन हो रहा है, तो यहाँ से भी प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा। ये जो वाटर की मूवमेंट होती है एडेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी की वजह से होती है। इसको हम ट्रांसपीरेशन के अंदर डिटेल में पढ़ लेंगे। बात करते हैं सिम्प्लास्ट की, तो सिम्प्लास्ट में क्या होता है, आपका जो इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट जो होता है वहाँ पर ये मूवमेंट हो रही होती है। यहाँ पे लिखा देखिए, नेबरिंग सेल आर कनेक्टेड थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड दैट आर एक्सटेंड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, में जो आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होती है और जो साइटोप्लाज्म इंटरकनेक्ट करती है। अब सिम्प्लास्ट की मूवमेंट जो होती है वो सेल के अंदर होती है, तो इसकी वजह से क्या होगी, यहाँ पर ये जो वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो वाटर इनसाइड जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्लो हो जाएगी मूवमेंट। क्यों हो जाएगी स्लो, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, बहुत सारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस वगैरह और भी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से स्लो हो जाएगी। ये भी पोटेंशियल ग्रेडियंट की तरह चलेगी, यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो मूवमेंट चलती रहेगी। सिम्प्लास्ट मूवमेंट जो है वो यहाँ पर क्या हो रही है, स्ट्रीमिंग कंटिन्यू चलती रहेगी। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आपको ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है अगर ये देखनी है तो आप हाइड्रिला लीफ के अंदर मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट देख सकते हो, वहाँ पे आपको इजिली विजिबल हो जाएगी। क्लियर है? अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में क्या होता है, कैसे होता है, तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट अकर थ्रू द एपोप्लास्ट। तो ज़्यादातर जो मूवमेंट होती है वाटर की वो एपोप्लास्ट की होती है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई भी बाउंड्री नहीं है, कोई भी रोक नहीं रहा है, तो वो मूवमेंट जल्दी से हो जाती है इसलिए। ठीक है, एंड हेंस ऑफर नो रेजिस्टेंस, क्योंकि वहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। द इनर बाउंड्री ऑफ द कोटेज एंडोडर्मिस में आके क्या करना पड़ता है, उसको वापस सिम्प्लास्ट में आना पड़ता है एपोप्लास्ट वाले को। इज इम्प्रीवियस टू वाटर बिकॉज द सुबेरिन वहाँ पे डिपॉजिट होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप वहाँ पे बन जाती है, तो यहाँ पर जो वो अनेबल होते हैं पेनिट्रेट लेयर करने, सो दे आर डायरेक्टेड टू द सेल रीजन एंड देट आर नॉट सबराइज्ड इनटू द सेल प्रॉपर थ्रू द मेम्ब्रेन। और फिर वो क्या करते हैं वहाँ से, क्योंकि जो एपोप्लास्ट वाला है उसको अल्टीमेटली सिम्प्लास्ट में ही आना ही पड़ता है। क्लियर है ये? और उसके बाद में क्या होता है, वो वाटर जो होता है थ्रू द सिम्प्लास्ट अगेन क्रॉसेज द मेम्ब्रेन टू रीच द जाइलम। अब देखो लिखा हुआ है, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द रूट लेयर अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक इन द एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस के अंदर एपोप्लास्ट मूवमेंट हो ही नहीं सकती है, वहां पे केवल और केवल क्या होगा, सिम्प्लास्ट होगा। दिस इज द ओनली द वे वाटर एंड अदर सॉल्यूट कैन एंटर। केवल यही एक रास्ता है सिम्प्लास्ट वाला जिसके थ्रू जो अदर आपके चीजें चली जाती है, इसलिए। अब इंपॉर्टेंट आगे देखें, वन इनसाइड द जाइलम, अगर एक बार जाइलम के अंदर आ जाए वाटर तो उसके बाद में वो वापस फ्री है, मतलब वो एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट कर सकता है। इट इज अगेन फ्री टू मूव बिटवीन द सेल एज वेल एज थ्रू द वॉल। तो वो सेल के अंदर से भी जा सकता है और वॉल जो है उसके थ्रू भी जा सकता है। अगर हम यंग रूट्स की बात करें तो यहाँ पे लिखा वाटर एंटर डायरेक्टली इनटू द जाइलम। तो जो यंग रूट होती है वहां पे ये सब कुछ मूवमेंट नहीं होती, डायरेक्टली जो होती है वो जाइलम के अंदर आ जाता है, जाइलम वेसल और ट्रैकिड्स का। These are non-living conducts and so far the parts of the apoplast. The path of water and mineral ion into the vascular system is summarized in figure 11.6. 11.7 फिगर के अंदर ये दिया भी हुआ है। यहाँ पे रेड में जो दिया हुआ है वो सिम्प्लास्ट वाला दिया हुआ है, आप देखोगे सेल के अंदर से होती जा रही है। जो ब्लू कलर में है वो एपोप्लास्ट दिया हुआ है। ये एनाटोमी दिया है जहाँ पे हम कॉर्टेक्स पढ़ते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप पढ़ते हैं जो एंडोडर्मिस के अंदर होती है, पेरिसाइकल और जाइलम और फ्लोएम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पीथ वगैरह रीजन आ जाता है। ये तो हम एनाटोमी के अंदर पढ़ते हैं, वही सब बताया गया है।
अब उसके अलावा यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें भी हो सकती है जो वाटर और को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। सम प्लांट है एडिशनल स्ट्रक्चर, कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर होते हैं जो हेल्प करते हैं इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन के अंदर। एग्जांपल दिया माइकोराइजा, माइकोराइजा को हम पढ़ चुके हैं। माइकोराइजा के अंदर क्या होता है, रूट्स एंड फंजाई होती है, प्लांट किंगडम में पढ़ चुके हैं हम। इसके अलावा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किंगडम फंजाई के अंदर भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। माइकोराइजा जो होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका, फंगस का रूट सिस्टम के साथ में, जैसे पाइनस के अंदर हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे फंगस क्या करता है, फंगस जो होता है वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर ये तो होता है, ये तो हमें पता ही है। ये क्या करता है, पेनिट्रेट कर जाता है रूट सेल के अंदर। और फंजाई के अंदर क्या होती है, हिप्पी होती है, वो क्या करती है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है मिनरल एंड आयंस को एब्जॉर्ब करने के लिए। उसकी वजह से क्या होता है, जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ जो सॉइल है वो उसमें अंदर तक चली जाती है रूट्स, जो अकेली रूट्स नहीं कर पाती थी वो माइकोराइजा की मदद से कर पाती है। अब इससे होगा क्या, जो फंगस होगा वो मिनरल एंड वाटर जो है वो रूट्स को देगा। अब आपको पता है फंगस जो होती है वो कंप्लीटली हेट्रोट्रोपिक होती है, तो उसको फूड चाहिए। तो इन टर्न्स रूट क्या करेगी, रूट जो है वो शुगर्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो माइकोराइजा को देगी। क्लियर है। तो इस तरह से ये म्यूचुअल होता है, मतलब जो आपकी फंगस एलिमेंट होता है वो वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है, रूट्स उसको फूड देती है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ से नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे जो थे वो एनिमल किंगडम के अंदर देखते रह गए। सम प्लांट्स हैव एन ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद द माइकोराइजा, यहाँ पे माइकोराइजा के साथ में ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जाम्पल यहीं से आया था पाइनस सीड। पाइनस तो हम कहाँ पे पढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंदर पढ़ते हैं, साइकस एंड पाइनस। जो पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा। अगर माइकोराइजा नहीं है तो पाइनस के सीड जर्मिनेट और एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, यही लाइन पूछी गई थी। और ये पाइनस साइकस वहाँ पे आता है, इसलिए स्टूडेंट वहीं पे देखते रह गए थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं वाटर मूवमेंट अप ए प्लांट। अब प्लांट के अंदर वाटर मूवमेंट कैसे होगी, तो आपको पता है कि सिंस द वाटर हैज टू मूव अप ए स्टेम अगेंस्ट द ग्रेविटी व्हाट प्रोवाइड द एनर्जी। तो यहाँ पर जो है वो वाटर जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी अप साइड में जा रहा है, तो उसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा। अब जो वाटर मूवमेंट होती है प्लांट में वो दो तरह से होती है। पुशिंग का काम कौन करता है, रूट प्रेशर, और पुलिंग का काम कौन करता है, ट्रांसपीरेशन पुल। तो पहले हम पढ़ते हैं रूट प्रेशर। अब ये जो रूट प्रेशर का जो फर्स्ट पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि AIPMT 2011, नीट 2015, नीट 2020 और नीट 2021 में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब इसको अच्छे से करना पड़ेगा और अच्छा से समझना भी पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए सिंपल मैं समझा देता हूँ कि जहाँ पे रूट्स होती है, रूट्स में कौन सा एब्जॉर्प्शन होगा, आप सिंपल समझिए। यहाँ पर वो बहुत सारे आयंस होते हैं सॉइल के अंदर, तो वो होते हैं एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द वेस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ पर जो होगा वो एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, एक्टिवली होगा। ओके, तो यहाँ पर जो वाटर है, वाटर फ्लो कैसा होगा, क्योंकि वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के थ्रू होगा एंड इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द जाइलम। और जाइलम के अंदर क्या होगा, प्रेशर को बढ़ाया जाएगा। जो ये पॉजिटिव प्रेशर जो लगा रहा है, कौन लगा रहा है, रूट लगा रहा है। क्यों, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब कर रहा है एक्टिवली और आगे पुश कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रूट प्रेशर कहलाएगा। और यही रिस्पॉन्सिबल हो रहा है फॉर पुशिंग अप वाटर टू द स्मॉल हाइट इन द स्टेम। तो स्टेम में स्मॉल हाइट तक पुश करने का काम किसका, रूट प्रेशर का है। जो वो रूट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करके आगे पुश करती है जाइलम के अंदर, तो इसका काम हो गया पुशिंग का। ये क्लियर हो गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि रूट प्रेशर होता क्या है, क्या कुछ नहीं होता है, तो सिंपल समझिए कि जो रूट स्टार्टिंग में वाटर को एब्जॉर्ब करके आगे पास आउट कर रही है वही कहलाता है रूट प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट बताए, जैसे आप एक सॉफ्ट स्टेम ले सकते हो डे के अंदर, और वहाँ पे अगर वाटर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है उसको हॉरिजॉन्टली कट करोगे तो वहाँ पर आपको अर्ली मॉर्निंग में कुछ जो है वो ड्रॉप दिखाई देगी वाटर की। यू विल सून सी द ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऊज आउट ऑफ द कट स्टेम, दिस कम आउट ड्यू टू द पॉजिटिव रूट प्रेशर। और जब आप सुबह सुबह जाके उस स्टेम को कट करोगे बिल्कुल नीचे से सॉफ्ट स्टेम को प्लांट के, तो वहाँ पर जो है वो जो आपको वाटर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि रूट प्रेशर वहाँ पे लग रहा है, पॉजिटिव रूट प्रेशर लग रहा है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। ओके, तो अब हम आते हैं जहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। अफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर आल्सो ऑब्जर्वेबल। अब जो हमारा रूट प्रेशर है उसको और हम कहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं, अफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज ऑल्सो ऑब्जर्वेबल एट नाइट
and early morning when evaporation is low, the excess water collect in the form of droplet around the special opening of veins near the tip of the grass blade। जो ग्रास ब्लेड होती है उनकी वेन्स के पास में। आप सिंपल समझिए, सुबह सुबह अगर गार्डन में जा रहे हो या फिर रात के टाइम आप देखते हो गार्डन में क्या जाती है, ओस आ जाती है, जहाँ पे आप देखते हो कि जो घास वगैरह उस पर पानी आ जाता है। तो वो पानी क्यों आया, रूट प्रेशर वहाँ पे लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे अभी इतना ज़्यादा इवोपरेशन नहीं है, इवोपरेशन काफ़ी लो है उस वजह से भी। एंड लीव्स ऑफ मेनी हर्बेशियस पार्ट्स सच वाटर लॉस इन द लिक्विड फेज को क्या बोला जाता है, गटेशन बोला जाता है। जो लिक्विड फेज के अंदर जो वाटर लॉस हो रहा है उसको क्या बोला जाता है, गटेशन। नीट 2021 में पूछा गया था ये। क्लियर है। अब जो रूट प्रेशर एट बेस्ट ओनली प्रोवाइड ए मेडेस्ट पुश, ये थोड़ा बहुत पुश प्रोवाइड कर सकती है, बट यहाँ पर जो है वो मेजर रोल प्ले नहीं करती है। दे ऑब्वियसली डू नॉट प्ले ए मेजर रोल इन वाटर मूवमेंट अप टॉल ट्रीज। टॉल ट्रीज के अंदर वाटर मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा एक कंटिन्यू चेन बना देगी वाटर मॉलिक्यूल की, उसमें हेल्प कर देगी। वो भी ब्रेक हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसपीरेशन पुल लग गया, उसकी वजह से टेंशन इंक्रीज हो गई तो। ओके, आगे लिखा भी हुआ देखिए, रूट प्रेशर डज नॉट अकाउंट फॉर द मेजोरिटी ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट मोस्ट प्लांट मेड देयर बाय ट्रांसपीरेशन पुल। अब ये ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए एनिमल्स के पास में तो जैसे वाटर हार्ट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ऐसा यहाँ पे तो नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जाइलम जो वो हेल्प करती है और बहुत अच्छा हेल्प करती है। कैसे, देखिए लिखा हुआ है, अचीव फेयरली हाइट रेट ऑफ 15 मीटर पर आवर, यानी जो वाटर है वो 15 मीटर जो होता है उसको 1 आवर के अंदर ट्रांसफर कर देती है। अब जहाँ पर डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो वहाँ पे 50 माइक्रोमीटर में 2.5 सेकेंड। अब आप ये निकालिए 15 मीटर में कितने डेज लगेंगे, बट यहाँ पर जो है वो ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से 15 मीटर पर आवर आ रहा है। अब ये होता कैसे है ये पूछोगे आप, तो देखिए ए लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन इज वेदर वाटर इज पुश्ड और पुल। क्या ये पुश होता है, ये पुल होता है, तो ट्रांसपीरेशन में तो पुल होगा। मोस्ट रिसर्चर एग्री दैट द मेनली पुल्ड थ्रू द प्लांट एंड द ड्राइविंग फोर्स दिस प्रोसेस ट्रांसपीरेशन फ्रॉम द लीव्स। और ये सब कुछ क्यों होता है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन की वजह से होता है, और इसको बोला जाता है कोहेजन टेंशन ट्रांसपीरेशन पुल मॉडल। ये हम ट्रांसपीरेशन के अंदर डिटेल में पढ़ लेंगे, कोहेजन टेंशन ट्रांसपीरेशन पुल वाला मॉडल भी। क्लियर है। तो मेनली यहाँ पे पुल के थ्रू होता है। अब ऐसा होता क्यों है, देखिए जितना वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है ना प्लांट के द्वारा, उसका लेस देन 1% ऑफ वाटर इज रीचिंग द लीव्स इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। जो लीव्स के पास जितना वाटर पहुंचता है ना, उसका केवल और केवल 1% फोटोसिंथेसिस या फिर प्लांट ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है। बाकी जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाता है, उस वाटर लॉस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और जो ये कोहेजन टेंशन ट्रांसपीरेशन पूल मॉडल है, यहाँ से भी नीट 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपीरेशन के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रांसपीरेशन के बारे में। अब ट्रांसपीरेशन क्या होता था, वहां पे जहाँ पे इवोपोरेशन हो रहा था यानी वाटर का लॉस हो रहा था प्लांट्स के अंदर, उसको बोल रहे हैं ट्रांसपीरेशन। और ये मेनली किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये स्टोमेटा वाला जो डायग्राम वगैरह वो एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में भी हमने देखा था, ठीक है, वही सेम है। ये डायग्राम आपका AIPMT 2010 में आ चुका है। अब होता है कि ये देखिए आपको स्टोमेटल अपरेचस दिख रहा होगा और यहाँ पर ये गार्ड सेल दिख रहे होंगे। अब गार्ड सेल की जो इनर वॉल है, जो स्टोमेटल अपरेचस की तरफ होती है, वो कैसी होती है, वो होती है थिक। और जो आउटसाइड की मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, थिन होती है। और इसके अंदर क्या होते हैं, माइक्रोफाइबर्स होते हैं, जो कैसे होते हैं, रेडियल अरेंजमेंट के अंदर होते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही वाटर इसके अंदर आएगा गार्ड सेल के अंदर, तो यहाँ पर क्या लगेगा, पुल लगने लगेगा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो जो आपकी इनसाइड की लेयर है, ये जो स्टोमेटल अपरेचस है, ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, वाटर की जो मूवमेंट है वो बाहर हो जाएगी लीफ से। ओके, और जैसे ही वाटर की मूवमेंट कम हो जाएगी, मतलब वाटर कम हो जाएगा, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर जो वो जैसे जैसे कम होगा बाहर निकलने लगेगा, तो वैसे वैसे क्या होगा, इसके अंदर जो वो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा और ये जो आपके थिक वाली लेयर है, इनसाइड वाली लेयर, वो वापस क्लोज हो जाएगी, अपने पास में आ जाएगी। यानी जब प्लांट के पास वाटर ज़्यादा होता है तभी ये ओपन होते हैं, जब ज़्यादा नहीं होता है, कम हो जाता है प्लांट के पास में वाटर, तो ये जो स्टोमेटा वो भी क्लोज हो जाता है। क्लियर है। ओके, अब देख लेते हैं, देखिए लिखा हुआ है, बिसाइड द लॉस ऑफ वाटर वेपर इन द ट्रांसपीरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो भी स्टोमेटा के थ्रू होते हैं, ये तो हमें पता ही है। नॉर्मली स्टोमेटा ओपन इन द डे टाइम, क्यों, क्योंकि डे टाइम में जो होती है वो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होती है और क्लोज हो जाते हैं ड्यूरिंग द नाइट। अब इमीडिएट कोज क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज चेंज द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। जो गार्ड सेल होता है उसकी टर्जिडिटी में चेंज होना।
अब देखो लिखा हुआ है द इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल टुवर्ड द स्टोमेटल अपरेचस इज थिक एंड इलास्टिक, वो थिक होती है और इलास्टिक होती है। व्हेन द टर्जिडिटी इंक्रीज विद इन द टू गार्ड सेल फ्लैंकिंग ईच स्टोमेटल अपरेचस पोर, द थिन आउटर वॉल, जो आउटर वॉल है थिन वाली, वो ब्लज आउट हो जाती है, फोर्स लगाने लगती है इनर वॉल पे, खींचने लगती है अपनी तरफ, और उससे क्या हो जाता है इनटू ए क्रेसेंट शेप में जो होता है वो ओपन हो जाता है। तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज ऑल्सो एडिड ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से द ओपनिंग से लेकर और यहाँ तक आपका 2017 और नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है? ओके, अब दिखा हुआ देखिए, तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज ऑल्सो एडिड ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल, जो डायग्राम में ये दिखाए थे रेडियली अरेंज होते हैं। सेलुलोज माइक्रोफाइबर्स आर ओरिएंटेड रेडियली देन लॉन्गिट्यूडनली, यानी लॉन्गिट्यूडनली नहीं होते, ये कैसे होते हैं, रेडियल होते हैं। मेकिंग इट ईजियर फॉर द स्टोमेटा टू ओपन, स्टोमेटा को ओपन करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है? व्हेन द गार्ड सेल लूज टर्गर, और जैसे गार्ड सेल जो है वो टर्गर लूज कर देता है ड्यू टू द वाटर लॉस और वाटर स्ट्रेस, द इलास्टिक इनर वॉल रिगेन अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है, और जो आपका स्टोमेटा होता है वो क्लोज हो जाता है। अब डाइकोट लीफ में हमने पढ़ा था कि जो लोअर वाला सरफेस होता है वहाँ पे जो होते हैं वो स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, और मोनोकोट जो कि आइसोबाइलेटरल होती है वहाँ पे दोनों तरफ इक्वल होते हैं आपके स्टोमेटा। क्लियर है? अब ये वाला जो लाइन लिखी हुई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से AIPMT में क्वेश्चन आ चुके हैं 2009 में। ट्रांसपीरेशन इज अफेक्टेड बाय, ट्रांसपीरेशन किस किस से अफेक्ट हो सकता है, सेवरल एक्सटर्नल फैक्टर। पहले एक्सटर्नल की बात करें, जो बाहर होते हैं प्लांट के, खुद उसको डिपेंड नहीं करता, दूसरी चीज़ें जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई और विंड स्पीड हो गई। प्लांट फैक्टर दैट अफेक्ट ट्रांसपीरेशन इंक्लूड, अब जो प्लांट फैक्टर है वो कौन कौन से हो गए, सबसे पहले हो गए इंक्लूड नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, यानी कितने स्टोमेटा है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमेटा, मतलब कितने परसेंट स्टोमेटा ओपन है। वाटर स्टेटस क्या है प्लांट का, और स्ट्रक्चर कैसा है, कैनोपी स्ट्रक्चर कैसा है, लीफ वगैरह का। क्लियर है? इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है आपका ट्रांसपीरेशन। अब आता है हमारा कोहेजन टेंशन ट्रांसपीरेशन पुल मॉडल। अब यहाँ से आपका AIPMT 2015 और नीट 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। अब कोहेजन, एडेशन, सरफेस टेंशन वगैरह आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी पढ़ते हो। अब मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे कोहेजन का मतलब होता है जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। एडेशन क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे आप फेविकोल वगैरह लेके आते हो ना, उसके बॉक्स पे लिखा होता है कि ये एडहेसिव मटेरियल है। एडहेसिव का मतलब दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल को जो है वो लिंक कर सकता है। कोहेसिव मटेरियल क्या होगा, जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल होंगे उन्हीं को लिंक करेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले कोहेजन में म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल है, तो उनमें जो अट्रैक्शन हो रही है उसको बोलते हैं कोहेजन। अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द पोलर सरफेस, अब पोलर सरफेस जो है वो अलग हो गया और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अलग हो गया, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो डिफरेंट हो गई, तो उसको बोलते हैं एडहेसिव। जैसे आपका लिखा हुआ है सरफेस ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट जो होते हैं उन, और जो ट्रैकरी एलिमेंट होते हैं जैसे आपके ट्रैकेड एंड वेसल, और वहाँ पे वाटर चल रहा होता है तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको एडहेसिव बोलते हैं। सरफेस टेंशन तो आप पढ़ते भी हो, लिक्विड के अंदर सरफेस टेंशन होता है। तो लिखा हुआ है वाटर मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन द लिक्विड फेज मोर देन द वाटर इन द गैस फेज, क्योंकि आपको पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं लिक्विड फेज में ज़्यादा, उस वजह से यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई देता है लिक्विड, तो वहाँ पे सरफेस टेंशन होती है। अब ये जो प्रॉपर्टी आपकी कोहेसिव, एडहेसिव और सरफेस टेंशन, यहाँ पर दो चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करती है प्लांट को। दिस प्रॉपर्टी गिव वाटर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू रजिस्ट ए पुलिंग फोर्स एंड हाई कैपिलैरिटी, द एबिलिटी टू राइज इन द ट्यूब्स। अब देखो मैं पहले टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता हूँ, एंड एबिलिटी टू रजिस्ट ए पुलिंग फोर्स। अब इसको समझिए कैसा होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। मान लीजिए यहाँ पर ये जाइलम, ये प्लांट है, ओके, और ये मैंने प्लांट बना दिया, यहाँ पे मैंने लीफ बना दी, क्लियर है, और ये यहाँ पे रूट्स हो गई। अब मान लीजिए रूट से होता हुआ, जाइलम के थ्रू होता हुआ और ये लीफ के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है। अब ये कंटिन्यूस चैनल रहेगा। अब ये जो कंटिन्यूस चैनल है, मान लीजिए ये जो वाटर है, इसके जो जाइलम है इसकी कैपेसिटी है कि ये 1 लीटर को होल्ड कर सकता है और एक पुलिंग फोर्स कंटिन्यू बना सकता है। अब जैसे ही 1.1 लीटर भी अगर वाटर आएगा तो यहाँ पर जो कैपेसिटी है, क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई, यहाँ पे जो इवैपोरेशन है वो ज़्यादा होने लग गया, अगर क्या हो गया, ज़्यादा होने लग गया, तो ये जो आपकी जाइलम वाली कॉलम है वो ब्रेक कर जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा लग गया, यहाँ पे वाटर ज़्यादा रिलीज हो गया, उतना ज़्यादा रूट एब्जॉर्ब कर नहीं पाई। मतलब यहाँ पे 1.1 लीटर रिलीज हो गया बट रूट केवल 1 लीटर ही एब्जॉर्ब कर पाई पर आवर के हिसाब से।
तो क्या होगा, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ ब्रेक हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी इसकी एक लिमिट होती है, उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है, कोहेजन, एडेंशन, टेंशन, जो ट्रांसपिरेशन पुल होता है उसका काम होता है ये चीज़ काम करने का। तो इसमें हेल्प करता है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी एक स्ट्रेंथ होती है, वहीं तक जो है वो आपके ट्रैक्टरी एलिमेंट मदद करेंगे कि उतना पर्टिकुलर, उससे ज़्यादा जाने के बाद में वो ब्रेक हो जाएगी। कैपिलरिटी आप समझते हो कि यहाँ पर जो आपका रेडियस होता है वो बहुत कम होता है, लेंथ उसकी ज़्यादा होती है। तो एबिलिटी टू राइज इन थिन ट्यूब्स, यानी जो थिन ट्यूब्स होती है उनकी एबिलिटी को कैपिलरिटी बोलते हैं। अब प्लांट्स के अंदर कैपिलरिटी की बात करें तो वहाँ पे स्मॉल डायमीटर ट्रैक्टरी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ट्रैकिड एंड वेसल एलिमेंट। तो ये तो बात हो गई जहाँ पे लॉन्ग सिस्टम में होते हैं, जहाँ पे पहुँचाते हैं। अब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर मोटर, ये तो हमें पता है। जाइलम वेसल जो होती है वो रूट से लीफ तक पहुँचा देती है वाटर, वो भी है। बट यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट है वो लीफ के अंदर कैसी होगी, कैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ बनेगी। तो एज वाटर इवोपरेट थ्रू द स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू इवोपरेट करेगा। मान लो ये लीफ है और यहाँ पे स्टोमेटा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, वाटर जो है H2O बाहर निकलेगा। ये क्लियर है। तो यहाँ पर जो स्टोमेटा है उसके आसपास क्या होगा, थिन जो फिल्म है वो बन जाएगी वाटर की, और वो एक कंटिन्यूस फिल्म बन जाएगी, रिजल्टिंग इन पूलिंग ऑफ वाटर। उसकी वजह से क्या होगा, जो पुल करेगा वाटर को, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल जो H2 है वो नेक्स्ट वाले को करेगा, वो नेक्स्ट वाले को करेगा, वो नेक्स्ट, इस तरह रूट तक पहुंच जाएगी। ये क्लियर है। Also because the lower concentration of water vapor in the atmosphere as compared to the substomatal cavity, इसके अलावा क्योंकि वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो वो लोअर वाटर है आपकी कंसंट्रेशन, जबकि स्टोमेटा के अंदर ज़्यादा है, उस वजह से भी हाई टू लो वाटर जो है वो मूवमेंट होगी। इंटरसेलुलर स्पेस में वाटर डिफ्यूज इनटू द सराउंडिंग, दिस क्रिएट ए पुल, और इस तरह से एक क्रिएशन होता है पुल का। अब बहुत इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट। अब कितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हेल्प कर सकता है और कहाँ तक ये जो ट्रांसपिरेशन पुल है ये कितना हाइट तक वाटर को पहुंचा सकता है। मेजरमेंट रिवेल दैट द फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन कैन क्रिएट ए प्रेशर सफिशिएंट टू लिफ्ट ए जाइलम साइज कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर हाइट, मतलब 130 मीटर बहुत बड़ा होता है। 130 मीटर हाइट तक भी अगर प्लांट है तो वहां तक जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू पहुंचा पाएगी। ये दिया भी हुआ, देखिए यहाँ पे जाइलम के थ्रू वाटर आ रहा है और यहाँ पे स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूज हो रहा है सराउंडिंग एयर के अंदर। अब यहाँ वाटर की कम होगा, यहाँ वाटर ज़्यादा होगा, तो हाई टू लो में चलता रहेगा और ऐसे ही हाई टू लो में नीचे तक रूट्स तक पहुँच जाएगा, ये पुल बना लेगा। क्लियर है। ओके अब यहाँ पर अब हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस क्या हेल्प करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपिरेशन के एक से ज़्यादा पर्पस हो सकती हैं। पहले ट्रांसपिरेशन जो वो ट्रांसपिरेशन पुल बनाती है एब्जॉर्प्शन को करने के लिए, ये तो आपको पता ही है। वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए वहाँ तक सप्लाई करती है, ये भी पता है। मिनरल्स वगैरह सोयल से लेकर प्लांट पार्ट तक पहुँचाती है, ये भी पता है। बट इंपॉर्टेंट ये लास्ट वाले दो हैं। पहला कूल द लीफ सरफेस, लीफ सरफेस को कूल करता है कितना डिग्री, 10 to 15 डिग्री बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन करके 10 to 15 डिग्री नीचे ले आते हैं लीफ का जो टेम्परेचर होता है सराउंडिंग से। मेंटेन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बाय कीपिंग द सेल टर्जिड, सेल को टर्जिड रख के उसकी एक पर्टिकुलर शेप जो होती है वो बनाए रखता है। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एन एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट हैज एन इनसस्टेबल नीड फॉर वाटर। अगर फोटोसिंथेसिस करवाना है तो वहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। अगर वाटर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो ह्यूमिडिटी होती है रेन फॉरेस्ट के अंदर वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर जो है इवेपोरेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा सराउंडिंग में पहुँच जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंस दिया गया C4 और C3 प्लांट का, वो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के अंदर भी हम पढ़ेंगे। द इवोल्यूशन ऑफ C4 फोटोसिंथेटिक सिस्टम इज प्रोबेबली वन ऑफ द स्ट्रेटजीज फॉर मैक्सिमाइज द अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 व्हाइल मिनिमाइजिंग वाटर लॉस। यानी हम दो टाइप के प्लांट पार्ट पढ़ेंगे, C3 और C4, जो कि आपका CO2 फिक्सेशन करने के बाद पहला मॉलिक्यूल कौन सा बनता है उसके बेस पे डिफरेंस किया जाता है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो C4 प्लांट्स होता है, C4 प्लांट्स की एफिशिएंसी जो होती है वो डबल होती है C3 के कंपैरिजन में। चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करना हो, यानी CO2 जो वो डबल फिक्स कर पाएगा एज कंपेयर टू C3। इसके अलावा जो वाटर लॉस है वो कम होगा C4 में, वाटर लॉस कम होगा और CO2 भी ज़्यादा फिक्स हो पाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। यानी जो मिनरल न्यूट्रिशन है उसको पहले अपटेक करेंगे, प्लांट के अंदर लेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे CO2 और ऑक्सीजन जो होती है वो तो हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ले सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादातर हम कहाँ से लेते हैं, वाटर एंड मिनरल के थ्रू, सोयल से ऑब्टेन करते हैं। प्लांट्स की बात कर रहा हूँ।
अब बात करते हैं कि जो आपके अपटेक होते हैं, मतलब जो मिनरल्स आयन लिए जाते हैं वो किस प्रोसेस से लिए जाते हैं, क्या वो पैसिवली लिए जाते हैं या फिर एक्टिवली लिए जाते हैं। तो देखिए ऑल मिनरल्स आयन जो होते हैं वो पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, मेजर जो होता है उसमें वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है। अब आप कहोगे कि मेजर एक्टिवली क्यों एब्जॉर्ब होता है, तो उसके मेन दो फैक्टर है। पहला फैक्टर ये है कि देखिए जो आयंस होते हैं, जो मिनरल्स आयन होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और आपको पता है चार्ज पार्टिकल जो होंगे वो सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू जो वो डायरेक्टली पास नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड इसका फैक्टर ये होगा कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है मिनरल्स की वो सोयल में कई बार कम होती है, जबकि प्लांट्स के अंदर जो होती है, रूट्स क्योंकि एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसने उस टाइप के मटेरियल मिनरल्स को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया होगा, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। देयरफॉर जो है मोस्ट मिनरल्स जो होते हैं वो एंटर करते हैं रूट के थ्रू, किसके थ्रू, एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू एपिडर्मल सेल के अंदर। तो अगर एक्टिव है तो वहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, और यही जो एक्टिव अपटेक होता है ये पार्शली रिस्पॉन्सिबल है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए। ओके, और इसी वजह से जो वाटर अपटेक होता है ऑस्मोसिस के थ्रू ये पार्शली रिस्पॉन्सिबल है, पूरा कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पर क्या अब सभी जो वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, जी नहीं, कुछ एक आयन जो होते हैं वो एपिडर्मल के अंदर पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं। ओके, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि ठीक है भाई, कुछ ज़्यादातर एक्टिव होते हैं और कुछ एक जो होते हैं वो पैसिव एब्जॉर्ब होते हैं। बट क्या सभी टाइप के मिनरल्स वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, क्या अर्थ के अंदर जो सोइल के अंदर जितने भी हैं वो सारे मिनरल्स क्या जो है वो प्लांट लेगा, तो यहाँ पर नहीं लेगा। तो उसको चेक कौन करेगा, तो यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई कि एक्टिव और पैसिव के थ्रू जो वो हम अपटेक करते हैं, ठीक है। और फिर हम उसको कहाँ पे एक्टिवली पंप कर देते हैं, जाइलम के अंदर पंप कर देते हैं, रूट हेयर के थ्रू हम एब्जॉर्ब करते हैं। बट लिखिए हुआ देखिए, लाइक ऑल द सेल्स द एंडोडर्मल सेल, कौन से सेल, एंडोडर्मल सेल है मेनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, बहुत सारी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है एम्बेडेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। दे लेट सम सोल्यूट क्रॉस द मेम्ब्रेन। अब कुछ एक जो सोल्यूट होते हैं उनको तो मेम्ब्रेन के पास कर देते हैं, बट सबको जो है वो पास नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए जो प्लांट होता है वो ग्रीडी नहीं होता जितना हमारा ह्यूमन बींग्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स को कितना ही पैसा दे दो, कितना ही कुछ दे दो, उसकी ग्रीड कभी खत्म नहीं होती, वो और लेता जाएगा। बट प्लांट्स ऐसा नहीं करते, प्लांट्स को जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतने ही मिनरल्स लेगा, ज़्यादा लेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, तो इसलिए प्लांट्स ऐसा नहीं करता। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है आगे ये इंपॉर्टेंट है, देखिए आपका इटैलिक्स में, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ एंडोडर्मल सेल आर कंट्रोल पॉइंट। ये जो आपके प्रोटीन होते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंडोडर्मल के अंदर, वो कंट्रोल पॉइंट होते हैं जहां पर एक प्लांट जो होता है वो एडजस्ट करता है क्वांटिटी को और टाइप ऑफ सोल्यूट, यानी कौन से सोल्यूट यानी कौन से मिनरल्स चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए जो कि जाइलम तक जाएंगे। वो काम किसका है, एंडोडर्मल सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं वो काम ये करते हैं। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, देखिए, नोट दैट द रूट एंडोडर्मिस बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ सुबेरिन हैज द एबिलिटी टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आयन इन वन डायरेक्शन ओनली। केवल एक डायरेक्शन, यानी बाहर से केवल अंदर जाइलम में डाल देंगे, पर जाइलम से बाहर उसको नहीं डालेंगे, एक ही डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम करता है। तो हमने अब अपटेक कर लिया, अब उसको ट्रांसलोकेट करेंगे। अब ट्रांसलोकेट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ तक हमें ये चीज़ पता चल गई कि जैसे ही जो है वो जाइलम के थ्रू एक्टिव और पैसिव के थ्रू आ सकते हैं, पर उसके बाद में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्टेम को ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट जो है वो ट्रांसपिरेशन करना पड़ेगा, यानी सभी पार्ट में पहुँचाना पड़ेगा। और यहाँ पे काम आता है सोर्स एंड सिंक। अब हम यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ेंगे, सोर्स एंड सिंक। सोर्स जो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, जो प्रोवाइड कर रहा है, और जो ले रहा है, ठीक है, जो इनटेक कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, सिंक कहलाएगा। तो सोर्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे CO2 के लिए सोर्स एटमॉस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर से CO2 ले जाएगी तो एटमॉस्फेयर एक सोर्स हो गया, ठीक है, तो इस टाइप से होगा। तो यहाँ पर जो चीफ सिंक की बात कर रहा है, सिंक का मतलब होता है जहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो चीफ सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है मिनरल्स की, जो ग्रोविंग रीजन होता है, जैसे आपका एपिकल हो गया, लेटरल मेरिस्टेमेटिक हो गया, यंग लीव्स होगी, डेवलपिंग फ्लावर हो रहा है या फ्रूट डेवलप हो रहा है या सीड डेवलप हो रहा है या फिर स्टोरेज ऑर्गन है, वो सिंक का काम करेंगे। क्लियर है। और वहाँ पे क्या होगी, अनलोडिंग ऑफ मिनरल आयन होगी, मतलब वहाँ पे जो है वो मिनरल्स आयन जाके अनलोड हो जाएंगे। अकर्स एट द फाइन वेन एंडिंग थ्रू डिफ्यूजन एक्टिव अपटेक इन दी सेल, और जो फिर उसके बाद में एक्टिव अपटेक होगा, वहाँ पे जो सेल्स है वो एक्टिवली उसको ले लेंगे। क्लियर है। तो इसके अलावा ये चीज़ तो समझ में आ गई, बट बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं अगर बार बार एब्जॉर्ब करता रहेगा प्लांट सारे मिनरल्स, तो सॉइल के अंदर कम हो जाएंगे। तो क्या करता है प्लांट्स, जैसे मान लीजिए 2 लीफ है,
एक ये लीफ है और एक यहाँ पे मैंने छोटी सी लीफ बनाई है। अब ये क्या लीफ है, ये न्यू लीफ है, ठीक है, और ये ओल्ड सेनिसेंस लीफ है, ये गिरने वाली है। तो अब यहाँ पर क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करने के बजाय जो ओल्ड लीफ गिरने वाली है उसमें से कुछ मिनरल्स क्या करेगा, यहाँ पर न्यू लीफ के पास पहुँचा देगा, क्योंकि इसको तो अब वैसे भी प्लांट से जाना है, तो उसको बोलते हैं रीमोबिलाइज्ड। यहाँ पे लिखा है देखिए, पर्टिकुलरली फ्रॉम द ओल्डर और सेनिसेंग पार्ट, जो ओल्डर लीफ होती है जो आपकी गिरने वाली वगैरह होती है, वो यंगर लीफ को जो है अपने जो जितने भी मिनरल्स वगैरह होते हैं वो कोशिश करता है कि वहाँ पर पहुँचा दे। बट क्या सभी पहुँच सकते हैं? जी नहीं। कुछ एक होते हैं जो इजीली आपके मोबिलाइज हो सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके 2 बार AIPMT में क्वेश्चन आ चुका है। एलिमेंट मोस्ट इजीली मोबिलाइज्ड आर फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और पोटेशियम। ये 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इजीली ओल्ड लीफ से न्यू लीफ में चले जाते हैं। कौन कौन से? फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम। बट कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी रिमोबिलाइज नहीं होते, मतलब कहीं नहीं जाते, जैसे कैल्शियम। कैल्शियम कहीं पर भी नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आप ये सोचोगे कि क्या यहाँ पर जो है और कुछ भी ट्रांसफर होता है? तो देखिए, एन एनालाइज टू द जाइलम एग्जीक्यूट शो दैट द सम ऑफ द नाइट्रोजन ट्रेवल एज इनऑर्गेनिक आयन। जो नाइट्रोजन होती है वो कुछ एक जो वो इनऑर्गेनिक आयन में चलती है, बट ज़्यादातर जो नाइट्रोजन होगी वो कैसे चलेगी? अमीनो एसिड की फॉर्म में चलेगी, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में चलेगी। उसी तरह जो आपके फॉस्फोरस और सल्फर होते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में जो होते हैं वो ट्रांसलोकेट होते हैं। नाइट्रोजन साइकिल के अंदर हम जो वो नाइट्रोजन वाला डिटेल में पढ़ लेंगे। क्लियर हो गया? इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मेटेरियल डज टेक प्लेस बिटवीन जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी जो कुछ अमाउंट में जो है वो आपका एक्सचेंज होता है। जैसे फ्लोएम को वाटर की रिक्वायरमेंट होगी तो जाइलम प्रोवाइड कर देगा, जाइलम को फूड की रिक्वायरमेंट होगी तो फ्लोएम प्रोवाइड करे। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि डिस्टिंक्टली। अब आगे लिखा है दैट जाइलम ट्रांसपोर्ट ओनली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स व्हाइल फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ओनली ऑर्गेनिक, इट वाज ट्रेडिशनली बिलीव। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जाइलम जो वो ट्रांसपोर्ट करेगी केवल और केवल इनऑर्गेनिक और फ्लोएम जो वो केवल ऑर्गेनिक, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि जैसे अभी हमने बात की कि आपका फॉस्फोरस और सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जाइलम के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अब सोर्स और सिंक आपको समझ में आ गया। सोर्स वो होगा जहाँ पे फूड होगा, सिंक वो होगा जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है? यहां से आपका नीट 2019 और नीट 2020 में आ चुका है। अभी बताऊंगा कहां से आ चुका है। सबसे पहले देखिए सोर्स और सिंक क्या होगा। यहाँ पे सोर्स टू सिंक समझते हैं। यूजुअली सोर्स क्या होगा? अंडर टू दैट द पार्ट ऑफ द प्लांट विच सिंथेसाइज द फूड, यानी जो फूड को सिंथेसाइज करेगा वो सोर्स होगा। फॉर एग्जांपल लीफ। सिंक कौन होगा? द पार्ट दैट नीड द स्टोर्ड फूड, यानी या तो वो सिंक कौन होगा? जिसको नीड है या फिर फूड को स्टोर करना है। क्लियर है? तो सोर्स और सिंक जो होते हैं वो रिवर्स भी हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है सीजन कैसा है। मान लीजिए यहाँ पे अर्ली बड है और जो फूड था वो स्टोर हो गया रूट्स में जाके। अब रूट्स में जाके स्टोर हो गया, ठीक है। तो जब अर्ली बड ग्रो करेगी उस टाइम फूड चाहिए होगा, तो जो रूट्स में स्टोर फूड है वो वापस लीफ तक पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन जब कंप्लीटली आपका जो है वो प्लांट ग्रो हो चुका है और अच्छे से लीफ बन चुकी है, तो अब लीफ फूड बनाएगी और वो स्टोर होगा कहाँ पे? लीफ में। तो सोर्स और सिंक अलग अलग हो गए। कभी जो था वो सोर्स बन गया था रूट्स और कभी जो वो सिंक बन गया था रूट्स। तो ये भी डिपेंड करता है, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही चीज रहेगी। दे नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फोटोसिंथेटिक अपर्चर। सिंस द सोर्स एंड सिंक रिलेशनशिप इज वेरिएबल, द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन द फ्लोएम के अपवर्ड एंड डायरेक्शन दैट इज बाई डायरेक्शनल। और यहीं से 2019 में क्वेश्चन आया है। तो फ्लोएम के अंदर जो डायरेक्शन होती है, मूवमेंट होती है, वो बाई डायरेक्शनल होती है। बट दिस कॉन्ट्रास्ट विद द जाइलम वेयर द मूवमेंट इज ओनली यूनिडायरेक्शनल। बट जाइलम में क्या होती है? केवल और केवल यूनिडायरेक्शनल जो है वो मूवमेंट होती है, यानी वहां पर केवल ट्रांसपिरेशन चलता रहता है। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं कि जो फ्लोएम होता है वो किस किस चीज को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। जैसे हमने जाइलम की बात की थी, जहां से नीट में क्वेश्चन आ चुका है 2019 में, ऐसे फ्लोएम से भी आ सकता है। फ्लोएम शेप इज मेनली वाटर सुक्रोज। जो वाटर होता है उसमें सुक्रोज को अदर सुगर लाइक हार्मोन अमीनो एसिड आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड और ट्रांसलोकेट थ्रू फ्लोएम। तो फ्लोएम जो होती है वो वाटर को, सुक्रोज को, सुगर्स जो होती है या फिर हार्मोन हो गए या अमीनो एसिड हो गए, उनको भी ट्रांसपोर्ट कर सकती है फ्लोएम। क्लियर है? ओके, लास्ट टॉपिक हमारा प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या होती है। मतलब नाम एक ही है, चाहे प्रेशर फ्लो बोल दो या फिर मास फ्लो हाइपोथेसिस बोल दो, ये क्या चीज़ होती है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। द एक्सेप्टेड मैकेनिज्म used for the translocation of sugar from source to sink is called pressure flow hypothesis।
यानी जो शुगर्स है उसको सोर्स से सिंक तक पहुंचाने का जो मैकेनिज्म है उसी को बोला जाता है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। अब ये होता कैसे है समझिए, सिंपल है। जब लीफ जो होती है वो क्या करती है, फूड बनाती है CO2 वाटर वगैरह की हेल्प से, किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। अब ग्लूकोज की फॉर्म में जब ये प्रिपेयर हो जाता है फोटोसिंथेसिस की मदद से, उसको कन्वर्ट किया जाता है सुक्रोज में, जो क्या है, एक डाइसैकेराइड है। क्लियर हो गया। फिर जो आपकी शुगर होती है जो बन चुका है सोर्स के पास में, उसको सिंक के पास में पहुंचाना पड़ेगा, यानी जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। पर जब ये इसको कहाँ पे पहले पहुंचाएंगे, फ्लोएम में, क्योंकि फ्लोएम जो है वही आगे इसको ट्रांसफर करेगी। तो फ्लोएम में जब हम लोडिंग और अनलोडिंग करेंगे, जैसे कोई भी सामान हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है, पहले उसकी लोडिंग करते हैं, उस किसी व्हीकल के अंदर उसको रखते हैं, फिर वो व्हीकल वहाँ तक जाता है, फिर उसकी अनलोडिंग करते हैं। तो सेम ऐसा ही होगा, लोडिंग और अनलोडिंग। तो बात करते हैं लोडिंग की, यानी जो फूड है उसको फ्लोएम में पहुंचाना, फिर फ्लोएम जो है वो वापस आगे लेके जाएगी और फिर फ्लोएम से क्या हो जाएगा, अनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसफर करने का ही काम कर रही है, तो फ्लोएम के अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा फूड होगा। द शुगर इज देन मूव टू द फॉर्म ऑफ सुक्रोज इनटू द कंपेनियन सेल। अब ये कंपेनियन सेल वगैरह क्या है, ये हमने एनाटॉमी के अंदर पढ़ा था, अगर आपको याद नहीं है तो जाइलम एंड फ्लोएम वाला दोबारा पढ़ लेना, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर। जो उसके बाद में क्या मूव किए जाते हैं, CV ट्यूब सेल के अंदर, जो क्या है, लिविंग फ्लोएम है, इनटू द लिविंग फ्लोएम CV ट्यूब सेल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों है, क्योंकि फ्लोएम के अंदर ऑलरेडी फूड है, वहाँ पे और फूड हम स्टोर करते हैं, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा लोड हो रहा है। ओके और ऐसा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी पूछा था कि जिस सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होती, क्या वो लिविंग होता है, नॉन लिविंग। तो इसका आंसर ने यहाँ पे लिख भी रखा है कि CV ट्यूब लिविंग होती है। This process of loading at the source produce a hypertonic condition in the phloem, क्योंकि फ्लोएम के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन बना चुके हैं, यानी वहां पर क्या है, सोल्यूट ज़्यादा हो जाएंगे फ्लोएम के अंदर। अब सोल्यूट फ्लोएम के अंदर ज़्यादा हो गए तो अब आपका बाहर से जो जाइलम से वाटर है वो कहाँ पे आएगा, वहां पे आएगा जहाँ पे लोडिंग चल रही थी। तो वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम मूव इनटू द फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस के थ्रू वहां पर आ जाएगा वाटर। एज ऑस्मोटिक प्रेशर वहां पे बिल्डअप होने लगेगा, से विल अक्रॉस द एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। जब वहां पे वाटर ज़्यादा जाएगा, कहाँ पर, जहाँ पर लोडिंग हो रही थी, तो अब क्या होगा, वहां से जो है वो मूवमेंट होने लगेगी और वहां से हाइयर टू लोअर प्रेशर की तरफ मूवमेंट होने लगेगी, तो उसके साथ साथ फूड भी आ जाएगा। एट द सिंक ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी रिड्यूस, और सिंक होगी वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो क्या होगा, कम होगा, तो उसकी वजह से फूड आता आता वहाँ तक आ जाएगा जहाँ पे सिंक के पास में। अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी टू मूव द सुक्रोज आउट ऑफ द फ्लोइंग शेप एंड इनटू द सेल विच इज यूज द शुगर कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। अब ये इंपॉर्टेंट, ये हो रहा है अनलोडिंग, और यहाँ से नीट 2020 में पूछा गया है। अब यहाँ पर भी वापिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी जो सुक्रोज आ चुकी है सिंक के पास में, अब उसको बाहर निकालना है, तो वहां पर भी वापस क्या होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। क्लियर है। और फिर उसको क्या किया जाएगा, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाएगा फूड में, स्टार्च सेलुलोज के थ्रू। एज शुगर आर रिमूव द ऑस्मोटिक प्रेशर वापस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और वाटर मूव आउट ऑफ द फ्लोएम, और वाटर जो फ्लोएम से निकलकर कहाँ पे चला जाएगा, जाइलम के पास में चला जाएगा। इस टाइप से चलता है। अब यहाँ पे समराइज करके दिया हुआ है, द मूवमेंट ऑफ शुगर इन द फ्लोएम बिगिन एट द सोर्स, वहाँ पे स्टार्ट होता है, वहाँ पे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है, और फिर लोडिंग हो जाता है, और वहाँ पे वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो डिफरेंस हो जाता है। वो क्या काम करता है, आपका जो मूवमेंट होती है उसको हेल्प करता है। क्लियर है। अब यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, उससे भी हम समझ लेंगे एक बार। यहाँ पर देखिए सिंपल समझिए, ये आपका रूट है, ये आपकी लीफ है। लीफ में क्या कर रहा है, फूड सिंथेसाइज हुआ, शुगर एंटर इनटू द CV ट्यूब एलिमेंट। अब ये जो आपकी फ्लोएम बनाई गई है, यहाँ पे फूड बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, तो फिर वो यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है। अब यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा हो जाएंगे तो वाटर भी इसके साथ में आएगा, वाटर भी प्रेशर लगाने लगेगा, तो यहाँ पर वाटर की मूवमेंट कम होगी, तो वो हाइयर टू लोअर के साथ में यहाँ पर आ जाएगा सिंक के पास में। शुगर लीव CV ट्यूब फॉर मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज, वाटर फ्लो बाय ऑस्मोसिस, और वाटर जो ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर टिप ऑफ द स्टेम लिखा हुआ है, शुगर लीव CV ट्यूब वाटर फ्लो बाय ऑस्मोसिस, और यहाँ पर भी जहाँ पे टिप पे फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, यहाँ पर भी सेम इसी टाइप पे होगा। क्लियर होगा। और ये फ्लोएम यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर जहाँ पर क्या होगा, हाई ट्रिगर प्रेशर हो जाएगा। हाई ट्रिगर प्रेशर क्यों हो जाएगा, क्योंकि वाटर की मूवमेंट इनसाइड में हो रही है, इसलिए सोल्यूट की वजह से जाइलम से फ्लोएम में वाटर की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए यहाँ पे बताया गया है। क्लियर है। अब यहाँ पे आगे लिखा है, फ्लोएम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ CV ट्यूब सेल विच फॉर्म लॉन्ग कॉलम्स होल इन देयर वेंट वॉल्स। CV
प्लेट, ये तो हम सब कुछ पढ़ चुके एनाटॉमी के अंदर। साइटोप्लाज्म स्ट्रैंड पास थ्रू द होल इन द सीवी प्लेट सो फॉर्मिंग कंटिन्यूस फिलामेंट, यहाँ पे भी कंटिन्यूस बनता है जैसे जाइलम के अंदर बनता है। आगे लिखा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज सीवी ट्यूब ऑफ फ्लोएम इंक्रीज द मास फ्लो बिगन। अब यही इंपॉर्टेंट है सबसे लाइन कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनने लगता है क्योंकि सोल्यूट ज़्यादा हो गया तो फिर वाटर भी आता है और फिर वाटर इसकी मूवमेंट करवाने लगता है फ्रॉम द फ्लोएम। मीन वाइल एट द सिंक इनकमिंग शुगर आर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे सिंक पे भी वहाँ पे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होती है, रिमूव होती है एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये भी यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश की है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट दिया है जिसको बोलते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। देखिए यहाँ से आपका 2015 में क्वेश्चन आ चुका है, लिखा हुआ है ए सिंपल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड गर्डलिंग। अब गर्डलिंग में होता क्या है, जो बाहर आपको स्टेम दिखाई दे रही है उस वहाँ से टिश्यू को रिमूव कर देना बस, और इसके क्या चीज़ आइडेंटिफाई करना कि कौन सा टिश्यू जो फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो इसमें सिंपल क्या है, देखिए ऑन द ट्रंक ऑफ ए ट्री रिंग ऑफ द बार्क ऑफ डेप्थ ऑफ द फ्लोएम लेयर रिमूव कैन बी केयरफुली रिमूव इन द एब्सेंस ऑफ डाउनवर्ड। मान लीजिए ये आपकी स्टेम है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसकी बार्क को रिमूव करेंगे तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में। यानी यहाँ से आपका कोर्टेक्स वगैरह रिमूव करते करते हमने फ्लोएम तक रिमूव कर दिया। यहाँ पर केवल और केवल क्या रहा है, आपकी पिथ रही है और वहाँ पे भी वो जाइलम वगैरह रहे हैं। क्लियर है। बाकी हमने फ्लोएम अगर रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर इसको बोलते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। अब इससे होगा क्या कि फूड जो वो डाउन साइड नहीं जा पाएगा, क्योंकि फूड तो सोर्स में बन रहा था, वो डाउन साइड नहीं जा पाएगा तो नीचे वाला जो पोर्शन है उसको फूड नहीं मिलेगा, वो डेथ हो जाएगी उसकी, यही बोला गया है। देखिए इन द एब्सेंस ऑफ द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड द पोर्शन ऑफ द बार्क अबाउट द रिंग ऑफ द स्टेम बिकम swollen after a few weeks. This simple experiment showed that the phloem in the tissue responsible for translocation of food and their transport take place in the one direction, that is downward towards the root. This experiment can be performed by you easily. ये एक्सपेरिमेंट आप आसानी से कर सकते हो। तो इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ये समरी वगैरह है और ये आपके एक्सरसाइज वगैरह के क्वेश्चन है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।